अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस नावल का जॉनर है यूनिवर्सिटी बेस्ड, लव एट फर्स्ट साइट, फोर्स्ड मैरिज, रिवेंज बेस्ड, फ्रेंडशिप बेस्ड। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नावल। यूनिवर्सिटी से निकलते ही उसके नज़रें रेड पोस्ट पर पड़ी तो उसने शुक्र का कलमा पढ़ा था कि आज उसे इंतज़ार करने की खौफ नहीं उठानी पड़ी। गाड़ी के रिमोट से खोलते ही जैन के उसे महज पुश सी नज़र आ रही थी। गाड़ी के दोनों पिछले दरवाजे खुले हुए थे। उसने बिजली की सी तेज़ी से अपना छोटा सा बैग और फाइल सीट पे फेंका और ख़ुद फ्रंट सीट पर विराजमान हो गई थी। अब चलो भी जैन, ये क्या बच्चों की तरह रिमोट से खेल रहे हो? उसने कहते हुए सीट के बैग से सर टिकाकर आंखें मूंद ली थी। जैन ने गाड़ी स्टार्ट की। ट्रिनिटी की नामानूस से खुशबू महसूस करके उसने आंखें खोल दी थीं। अपने साथ बैठे हुए जैन को देखकर उसकी हालत गैर हो गई। हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो जो कोई भी था, जैन हरगिज़ नहीं था। जैन के पास भी रेड पोस्ट थी। गालिबन इसी वजह से वो इस गलतफहमी का शिकार हुई थी। पहले तो अपनी कम अकली पर उसने खुद को ही जी भर के कोसा, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अजनबी को देखा था जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट यूं चिपकी हुई थी जैसे अजल ही से उसके चेहरे का हिस्सा हो। वो इंतहाई वजीहा शख्स था। लापरवाही से बने हुए सियाह घने बाल, साफ शफाफ रंगत वाला क्लीन शेव चेहरा। अपने लिबास से ही वो किसी ऊंचे घराने का चश्मो चिराग दिखाई दे रहा था। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एक स्वीट सी क्यूट सी लड़की ने कुछ ऐसे स्टाइल से लिफ्ट ली है कि मैं तो अश अश कर उठा हूँ। क्या बताऊँ आपको, मुझे आपका स्टाइल ही मार गया है। ये दिल आपका हुआ और दिल के साथ जिगर, फेफड़े और गुर्दे सब आप पर दान कर दिए बिन मोल। उसके आवाज़ जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उसकी बातें जहर थीं। उसके इस दर्जे बेबाकाना अंदाज पे वो जी जान से सुलग उठी थी। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने आपसे लिफ्ट ली है? दिमाग नहीं ख़राब है मेरा? मेरा कज़िन के पास भी रेड पोश है और ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हुआ है, समझे आप? वो उसे गुस्से से चीख पड़ी थी। बात तो समझाने से बहुत आगे जा चुकी है। एक अजनबी हसीना मेरे दिल को भा गई है। आंखों के रास्ते से वो दिल में समा गई है। वो मुस्कुराते हुए बड़े दिलकश अंदाज में गुनगुना रहा था। गाड़ी रोको, वो दृढ़ लहजे में बोली थी। सॉरी फॉर वेट, पर मेरा मूड तो लॉन्ग ड्राइव का हो रहा है। इसके बाद तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं ड्रॉप कर दूँगा। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दें, दुनिया के रस्म रिवाज तोड़ दें। गुनगुनाते हुए स्टीयरिंग को छोड़कर वो मसरूर सा पीछे की तरफ हटा तो उसके चीख निकलते निकलते ही रह गई थी। एक तो कमबख्त गाड़ी भी बहुत तेज़ चला रहा था और ऊपर से ऐसी बेवकूफ़ी की हद तक दिलेराना हरकतें। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, एक बार फिर वो याजानी अंदाज में चीखी थी। वो किस खुशी में? एक मिस वर्ल्ड जैसी हसीन लड़की पहली बार मेरी गाड़ी को इज्जत बख्शी है। मैं ये गोल्डन चांस क्यों मिस करूं? मैं तो इन लम्हात को हमेशा के लिए यादगार बनाना देना चाहता हूं। उसके रोमांटिक लहजे पे वो तब गई थी। उसका जी चाहा उसका सर पर जूते मारे ताकि इश्क का सारा नशा हिरण हो जाए। उसने हाथ बढ़ाकर पीछे से अपना बैग उठाकर उसमें से अपना मोबाइल निकाला, मगर इससे पहले कि वो नंबर मिलाती मोबाइल उसके हाथ से उचक लिया गया था। उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे अपने ढीठ को देखा। मिस्टर, लगता है आपको अखलाकियत छूकर भी नहीं गुजरे हैं। वो तो आई थी मुझे छूने हाथ बांधकर, मगर मैंने आज से पहले किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई थी। हंसते हुए वो उसके मोबाइल से छेड़छाड़ करने लगा था। मिस्टर, आप हद पार कर रहे हैं। माई सेल नंबर, वो ज़हरीला बड़बड़ाया था। इसकी उंगलियां उसके मोबाइल पर तेज़ी से चल रही थी। उसने टेलीफोन इंडेक्स में से फ़ोन से ऊपर वाला अपना मोबाइल नंबर फीड कर रखा था। ये वही नंबर अब आवाज़ बुलंद पड़ रहा था और फिर अपना मोबाइल पे उस नंबर को फीड करने लगा। लो संभालो, मुझे सिर्फ तुम्हारा सेल नंबर चाहिए था। उसने मोबाइल उसकी तरफ उछाला था। तुमने मेरा नंबर क्यों लिया? वो एकदम उछली थी ताकि इश्क का हुस्न से राब्ता रहे। वो उसे सर तपौदो मायने अंदाज में देखते हुए मुस्कुराया था। उसने इंतहाई बेबसी से गाड़ी के बाहर नजरें दौड़ाई थी। गाड़ी इस वक्त लिबर्टी से गुजर रही थी। क्या ही अच्छा होता ना तुम अपना नाम भी मोबाइल पे फीड कर देती। ज़बान से तो तुम अपना नाम हरगिज़ नहीं बताओगी, है ना? उसने गहरी नज़रों से अपने पास बैठी हुई उस नाजुक सी लड़की की तरफ देखा जो किसी बार्बी डॉल की तरह हंसी नज़र आ रही थी। उसने तिलमिलाकर दांत पीसे। चलो ना बताओ, मैं तो तुम्हें अब मिस वर्ल्ड ही कहूँगा। माई मिस वर्ल्ड। उसने मुस्कुराते हुए उसके नाजुक हाथों पे अपने भारी हाथ रखे थे। उसे तो गोया करंट ही लग गया। उसने फ़ौरन अपना हाथ खींचा था। उसका दिल अंदर से तो खौफ से काँप रहा था, मगर वो ऊपर से अपनी बहादुरी का भरम रखा हुई थी। खबरदार, जो तुमने मुझे टच भी किया तो वो कान उसके नज़दीक
ले आया था तो वो घबराकर दरवाजे की तरफ खिसक गई। तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। उसने यूं हवास भागता किए थे कि अल्फाज ही नहीं बढ़ रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि अपना सर किसी दीवार पे दे मारे। अच्छा, वो एक बार फिर लफंगों के से अंदाज में बोला था। वो इस लम्हे को कोसने लगी जब वो देखे बगैर इस बदतमीज इंसान की गाड़ी में बैठ गई थी। लाहौर की सड़कों को नापते हुए ना जाने कितना वक्त बीत गया था, उसे कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। वो ड्राइव करते हुए अपनी बेसरोपा बातों से मुसलसल उसका सिर खा रहा था। वो कभी गाड़ी की रफ्तार तूफानी कर देता तो कभी बहुत धीमी, कभी स्टीयरिंग छोड़ देता। ये सारी हरकतें वो सिनकनात अब नॉर्मल लग रही थी। इसी वक्त गाड़ी डिफेंस में दाखिल हुई थी। यही रोक दो, वो अचानक चलाई थी। वो एक इत्तेफाक था कि उसका घर डिफेंस में ही वाक़या था। अपना शोफर समझ रखा है क्या? खैर, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर बताओ, तुम्हें तुम्हारे घर के सामने ड्रॉप करूँगा। डंके की चोट पे गाड़ी की रफ्तार सुस्त करते हुए उसने उसे कुछ ऐसे भरपूर नज़रों से देखा कि उसने अपनी नज़र झुकानी पड़ी थी। हरगिज़ नहीं, शराफत के साथ यहीं उतार दो, वो सख्ती से बोली थी। शराफत के साथ तो मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं उतारूंगा। अपने सिवा मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। वो अड़ियल टट्टू की तरह एक्सक्लेटर पे पाँव जमाए हुए बैठा था। क्या मतलब? वो अपने लम्हा ब लम्हा बढ़ने वाले गुस्से को काबू नरम करने की कोशिश में बोली थी। ज़रा प्यार से खाओ ना, ऐसे क्या खाक मज़ा आएगा? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे उतार दें। उसे यूँ अड़ते देखकर उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भर्रा गई। अरे डोंट क्राई स्वीट हार्ट एंड टेक इट प्लीज़। उसने टिश्यू बॉक्स से महकता हुआ एक टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। ऐसे करोगी तो उतारना तो एक तरफ, मैं यहीं फड़क कर जान दे दूंगा। उस टस से मस ना होते देखकर वो दोबारा गोया हुआ और गाड़ी रोकते हुए हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया था। अपना बैग और फाइल संभाले वो झट से नीचे उतर आई थी। ओके, फिर मोबाइल पे बात होगी, उसने हाँक लगाई थी। बात करती है मेरी जूती। गाड़ी से उतरते ही वो शेर हो गई थी। गुस्से से चिल्लाई, तुम न सही, तुम्हारी जूती ही सही जाना, तुम्हारी हर चीज़ सर आंखों पे। उसका फिदावियाना अंदाज उसे सर सा पाँव तक आग लगा गया था। उसने उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया और उस वक्त वहीं जमी खड़ी रही जब तक उसकी गाड़ी नज़र से ओझल ना हो गई थी। फिर तकरीबन भागने वाले अंदाज में चलती हुई वो चिश्तीज़ पैराडाइज़ में दाखिल हुई थी। टीवी हॉल में घर के तकरीबन सभी अफराद परेशान सूरत लिए हुए खड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा परेशान जिसके चेहरे से मतरिशी थी वो थी उसकी बाबा जानी। महरोज़ महमूद चिश्ती का था। हम सब बहुत परेशान थे, आप कहाँ रह गई थी? वो आगे बढ़कर अपने मखसूस अंदाज में बोले थे तो वो एक तवील सांस लेकर रह गई थी। बाबा जानी, मैं एक फ्रेंड की तरफ चली गई थी। फ़ायज़ा महमूद चिश्ती के जिस्म में उतर जाने वाली कड़ी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए वो धीमी आवाज़ में बोली थी। तुम्हारा सेल किस मर्ज़ की दवा था? कम अज़ कम एक फ़ोन ही कर देती। जैन का शिकवा बिल्कुल जायज़ था, मगर वो ऐसे कैसे बताती कि आज उसके साथ क्या हुआ था? बस ख्याल ही नहीं रहा। सब लोगों को नज़रअंदाज करते हुए वो अपने कमरे में आ गई थी। तुम्हें ख्याल नहीं रहा और तुम्हारे यूनिवर्सिटी के सामने 2 घंटे खड़ा सड़ता रहा। बड़े अफसोस की बात है। अकब से जैन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा था। वो हस्ब मामूल लेट पहुंचा था और उसके आने से पहले ही वो उस अजनबी की गाड़ी का शिकार हो चुकी थी। तुम खुद ना आया करो, ड्राइवर को भेज दिया करो। तुम्हें पता है तुम्हारे इन नाजबरदारियों पे इस घर में मौजूद कितने लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं। इसके मूड बहुत ख़राब था तो उठा करें। आफ्टर ऑल यू आर माई फियोंसे, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करना मेरा फ़र्ज़ है। वो कंधे झटकते हुए बोला था। अच्छा फियोंसे जी, अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, मुझे चेंज करना है। उसने मुंह बनाकर उसके आगे हाथ जोड़ते थे तो वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया था। वो उसकी चौड़ी पुश्त को देखते रह गई थी और उसी पुश्त को देखकर उसे आज वाला ख़तबी सा अजनबी याद आ गया था। एक बार फिर उसके हलक में कड़वाहट सी खुलती चली गई थी। आज सरे राह उस सरापाए हुस्न व जमाल से हादसाती तौर पर टकराने के बाद उसका मूड खासा खुशगवार हो चुका था। उससे मौसम भी आज उसका साथ दे रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सड़क के किनारे गाड़ी रोककर वो बिला वजह बारिश में भीगता रहा। अचानक उसे जैन का ख्याल आया। गाड़ी के अंदर बैठकर उसने मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया था। अल्लू पाजी, गधे किधर मर गए थे? मैं तुम्हारे इंतज़ार में सुख सुख के कांटा हो गया था। मुझे यूनिवर्सिटी के सामने आने का कहकर खुद कहाँ दफन हो गए थे? इसकी आवाज़ सुनते ही वो नॉन स्टॉप शुरू हो गया था। अल्लुप्पा जी, गधे तुम खुद, तुम्हारे वहाँ कोई अता पता नहीं था। मैं 2 घंटे वहाँ सड़ता रहा। दूसरी तरफ जैन भी उसे लताड़ने से बाज न आया था। अभी जैन और वो जैन सेम न हो। देखा जाए तो गलती उसकी ही थी। वो अभी यूनिवर्सिटी पहुंचा था कि वो हसीना बलाए जान बनकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। वो बेइख्तियार ही जैन के साथ अपनी कमिटमेंट भुला के उसे लिए लाहौर की सड़कों पर फिरता रहा था।
अब तुम्हें क्या बताऊं, एक हसीना महाजबीना ने मुझे किडनैप कर लिया था अपनी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों से। ये कैसे हो सकता था कि वो अपने दिल पे होने वाली वारदात को अपने सबसे करीबी दोस्त से छुपाता? किडनैप? और तुम्हें? हाउ कैन आई बिलीव? तुम तो किसी को भी खाते में न लाते हो। वो उसका यूनिवर्सिटी फेलो रह चुका था, जानता था कि लड़कियां किसी हुमायूं आफरीदी की मोहब्बत में ठंडी आहें भरती थीं, मगर होमी को आज तक कोई लड़की पसंद न आई थी। इससे पहले ऐसी मिस वर्ल्ड मुझसे टकराई भी तो नहीं थी ना। कुदरत ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया है। उसने एक सर्द आह भरी थी। ओए होए, जैन ने कहा तो वो बेख्तियार ही मुस्कुरा दिया था। काश वो भी मेरे साथ बारिश में भीगने के लिए मौजूद होती। विंड स्क्रीन पर बूंदों की जलतरंग सुनते हुए उसका दिल बुरी तरह मचला था। यार, वो पाकिस्तानी फिल्मों की हीरोइन थी क्या, जो तुम्हारे साथ बारिश में भंगड़े डालती? जैन की बात पे वो हंस गया था। नहीं यार, वो तो बारबी डॉल की तरह दिखाई देती थी। भांगड़े डालते हुए बहुत अजीब लगती। वो बेख्तियार हंसा था। अच्छा, अब आगे बको। अब तुमसे कल जिम खाने में ही फेस टू फेस ही बात होगी। बारिश तेज़ हो रही है, सो सी यू टुमारो, बाय। उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा और रैश ड्राइविंग करता हुआ आफरीदी विला पहुंच गया था। अंदर पहुंचने पर उसका सारा खुशगवार मूड गारत हो गया था। आज फिर उसके वालिद ने अपने बिजनेस फ्रेंड्स के एजाज़ में कोई पार्टी दी हुई थी। वो उनकी इस किस्म की गैदरिंग से हमेशा एलर्जिक रहता था। अपने बेटे को देने के लिए उनके पास चंद लम्हे नहीं थे, जबकि अपने सर्किल के बिजनेस टाइकून्स के लिए नाज़बरदारियाँ करते नहीं थकते थे। उसने एक नज़र अपने किचन में लथड़े हुए बूटों पर डाली और हॉल कमरे की बेशकीमत मैरून रंग के कारपेट पर कदम रख दिया था। इसकी स्टेप मदर सब्ज नंगी मैरून रंग की बेशकीमत साड़ी में मलबूस पूरी तरह आरास्ता मेहमानों के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी। हल्के हल्के म्यूजिक बैकग्राउंड में बावर्दी वेटर्स मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे और अपने कीचड़ से भरे बूटों से कारपेट पर नक्शो निगार बनाता हॉल के वस्त में चला आया, जहां उसके वालिद अपने एक करीबी दोस्त के साथ खड़े मौजूद बिजनेस के उतार चढ़ाव की बात कर रहे थे। कमाल आफरीदी ने नागवारी से उसके फोटो की तरफ देखा और फिर शोले गलती निगाहों से उस पर जमा दी थी। हुमायूं आफरीदी, तुम सारी एटिकेट्स क्यों भूलते जा रहे हो? कौन मान सकता है कि तुमने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, बजाय ये कि मेरे दोस्तों से हाय हेलो करो। जाहिलों की तरह सबको घूर रहे हो। उनसे मिला करो ताकि बिजनेस में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो। कमाल आफरीदी के तंज़ अल्फाज ने जल्दी पे तेल का काम किया था। माय डियर बाबा, फ्रेंड्स होंगे ये आपके। आपको पता है, मैं आपके फ्रेंड सर्कल्स में शामिल किसी भी शख्स को पसंद नहीं करता हूँ। उसने जहरीली नज़रों से उनके पास खड़ी उसकी नस्व बेहतर को घूरा था। उसके अल्फाज पे अक्सरियत के चेहरे बिगड़े थे, ख़ास तौर पर अलमास कमाल आफरीदी का। कमाल, आप इससे बात ही क्यों करते हैं? जानते हैं कि किस कदर इल मैनर्ड है ये? उसने इकारा से देखते हुए कहा तो वो सुलग कर रह गया था। मिसेस कमाल आफरीदी, आप चुप ही रहें तो बेहतर है। ये हम बाप बेटे का पर्सनल मैटर है। हुमायूं ने उन्हें सिरे से ही गैर बनाकर रख दिया था, जिस पर उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। लिसन टू मी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये है कमाल आफरीदी के इकलौते होनहार सपूत, जिन्होंने बदतमीज़ी में PhD कर रखी है। उसने भी कभी मुझे मामा नहीं बुलाया, हमेशा मिस्टर मेरी इंसल्ट ही की है। मैं फिर भी इसे चुपचाप बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे ज़र्फ़ की दाद दें, वो बुलंद आवाज़ में कह रही थी। अलमास, फॉर गॉड सेक, क्यों सबके सामने तमाशा बना रही हो? कमाल आफरीदी ने उन्हें खामोश कराना चाहा था, मगर उन्होंने सख्ती से उनका हाथ झटक दिया था। उन्हें तेश में देखकर हुमायूं के सीने में ठंडक उतरती जा रही थी। यही तो वो चाहता था। तमाशा तो इस जंगली ने लगाया है। देखिए ज़रा, इस बदतमीज़ इंसान ने मेरा ईरान से मंगवाया हुआ कीमती कारपेट बर्बाद कर दिया है। उसका मखसूस धीमा धीमा शीरी लहजा कहीं दूर गया था। कारपेट बेशक आपने मंगवाया होगा, मगर है तो मेरे बाप की कमाई का, और यूँ ये मेरा भी हुआ। मैं अपने बाबा के वसी व अरीज़ प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस हूँ। चूँकि आप ये कारपेट मेरा है, लिहाजा मैं इसे ख़राब करूँ या उठाकर बाहर फेंक दूँ, आपको एतराज़ का कोई हक़ नहीं है। क्यों लेडीज़ एंड जेंटलमैन? वो पुरसुकून अंदाज में कहता हुआ हाजरीन की तरफ मुड़ा, जिनमें बाज़ दिलचस्पी और बाज़ बेजारी से उनकी सूरतें तक रहे थे। तुम्हें आखिर हो क्या जाता है हुमी? क्यों दिन रात मेरा सुकून बर्बाद करने पर तुले रहते हो? कमाल आफरीदी ने बेचारगी से बोले तो वो मुस्कुराकर रह गया था। मैंने तो सिर्फ आपका सुकून बर्बाद किया है और आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बोले, मैं कौन सी दफ़ा याद करूँ आप पर? उसके पास उनके हर बात का जवाब था। देखें कैसे ज़बान चला रहा है। इसको लगाम देकर घर रखा होता तो आज ये दिन ना देखना नसीब होता। आज की पार्टी ख़राब करके इसने हमारा सर झुका दिया है। वो तिलमिलाकर यूँ बोली थी। आपसे तो लाख दर्जे बेहतर हूँ, आपने तो इंसानियत का सर झुका दिया है। वो तरके बतरके बोला था। अपनी ज़ुबान काबू में रखो। कमाल आफरीदी उसके अल्फाज की संगीनी को महसूस करके टूटे बिखरे टोके बगैर ना रह सके थे। बाबा, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? उन्होंने एक औरत को जैसी जीते जी मार दिया था। इनका सब कुछ छीन लिया। कातिल है ये मेरी माँ की।
रहने दे कमाल, करने दें इसको मेरी बेइज्जती। दिन रात मैं इसके हाथों जलील ही होती हूँ। दुनिया का दस्तूर तो ये है कि सौतेली माएँ अपने शौहर की औलाद का जीना दुभर करती हैं, मगर यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। उन्होंने चेहरे पर मजलूमियत तारी करते हुए मेहमानों को देखकर बुत बने उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। सबके चेहरे पर पार्टी के ये बदमजा होने पर फीके पड़ गए थे। कई कपल्स मौजूद करते हुए रुखसत हो गए थे, यहाँ तक कि सारा हॉल खाली हो गया था और हॉल के वस्त में खड़ा हुमायूं आफरीदी फतह के नशे में मसरूर दोनों की तरफ बड़ी तंज़ निगाहों से देख रहा था। बेहतर है कमाल, तुम इसे मेंटल हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा दो, वरना दूसरी सूरत में हम सबको वहीं जाना पड़ेगा। वो उसे कहरबार नज़रों से घूरती हुई बाहर निकल गई थी और कमाल आफरीदी बेबसी से हाथ मलने लगे थे। उनके बस में होता तो वो जादू की छड़ी घुमाकर में तमाम हालात दुरुस्त कर देते, मगर हुमायूं आफरीदी को सुधारना उनके बस की बाहर था। वो ताज्जुब से सर हिलाते हुए वहाँ से चले गए और वो अपनी कामयाबी में मुस्कुराता हुआ अपने बेडरूम में चला आया और दीवार से लटकी हुई सुनहरे फ्रेम से आरास्ता अपनी मामा को जम्बो तस्वीर पर नजर जमा दी थी। मामा, जिस औरत की वजह से आज आप मनो मिट्टी तले सो रही हैं, मैं उस औरत को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी ज़िंदगी का सुख चैन इसी तरह तबाह करता रहूँगा। वो बेड पे नीम दराज हो गया था। मामा, जितनी मोहब्बत मुझे आपसे है ना, उतनी ही नफ़रत मैं इस औरत से करता हूँ। आप भी होती ना तो इससे यूं ही नफ़रत करती। मगर मामा, आप भला कैसे जीती? बाबा की बेवफाई ने आपको बिन मौत ही मार दिया था। आप तो उसी दिन मर गई थी जब बाबा ने खड़े खड़े 3 लफ्ज़ कहकर आपको घर से निकाल दिया था। आपकी तबाह मौत की खबर तो 3 माह बाद आई थी। कोई नहीं जानता था कि आप तो उसी रात मर गई थी। बोलते बोलते गम की शिद्दत से उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। उसने जब से होश संभाला था अपने बाबा और मामा को आपस में लड़ते झगड़ते ही देखा था। हालांकि वो जानता था कि उसकी मामा राहत आफरीदी कितनी नरम हो और मोहब्बत करने वाली औरत थी, मगर उसके बाबा को ना जाने क्यों उसकी मामा से खुदा वास्ते का बैर था। वो जो हर वक्त उससे उलझने को तैयार रहते थे। राहत आफरीदी ना सिर्फ खूबसूरत और तालीमी याफ्ता थी, बल्कि करोड़ों की जायदाद की भी मालिक थी। वो अपने जीवन साथी को टूट कर चाहती थी, मगर कमाल आफरीदी शायद वफा करना ही नहीं जानते थे। इतनी खूबसूरत और वफाशार शरीक हयात को पाकर भी वो नित नए मिरासिम बढ़ाने से बाज ही नहीं आते थे और राहत चुपचाप अपने हरजाई शौहर की कजदाइयाँ सह रही थीं। कमाल आफरीदी ने उनकी वफा व मोहब्बत की कभी कदर ही नहीं की। हालांकि वो तो अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती थीं और अपनी खुशी से ही अपनी तमाम दौलत उनके नाम लिख दी, मगर कमाल आफरीदी ने उनका एतमाद किरची किरची करके रख दिया था और अलमास खातून के जुल्फ़ गिराहगीर के असीर हो गए थे। उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं रहा कि वो एक 10 साला बेटे के बाप भी हैं जो शऊर की मंजिल में कदम रख रहा। वो जानता था कि कसूरवार उसके बाबा हैं। रात खालिस्तन एक मशरकी औरत थी, इसीलिए तो उन्होंने अपने शौहर को अलमा से दूसरी शादी करने की भी बाखुशी इजाज़त दे दी थी। प्लीज़ कमाल, आप अलमा से दूसरी शादी कर लें, मगर मुझे अपने नाम से ना छीने। अगर आपने मुझे खुद से जुदा कर दिया तो मैं मर जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ कमाल, मैं मर जाऊंगी। वो बिलक रही थी। उन्हें यूँ रोता देखकर हुमायूं का जी चाहा कि वो अभी जाए और अलमास बेगम का कत्ल कर दी, जिसने उसकी माँ की आंखों में आंसू भर दिए थे। अलमास ने शादी की यही शर्त रखी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अगर मैंने तुम्हें तलाक ना दी तो वो कभी मुझसे शादी नहीं करेंगी। मैं क्या करूँ राहत, मैं बहुत मजबूर हूँ। राहत से नज़र चुराते हुए उसके बाबा उससे समाज से कितने शफ़ाक़ लगे थे, कितने खुदगर्ज़। नहीं, आप मुझे तलाक नहीं देंगे। आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता है, मुझे तलाक मत दें। वो उनके आगे हाथ जोड़े उन्हें वास्ते दे रही थी, मगर इस वक्त कमाल आफरीदी की आंखों पर अलमास के इश्क की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि उन्होंने कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने राहत की एक न सुनी और उन्हें उसी रात तलाक दे दी। वो इन लम्हात को कैसे भूल सकता था? वो दौड़ कर अपनी मामा से लिपट गया था। मैं भी आपके साथ जाऊंगा मामा। उनके सीने से लगकर वो एक ही बात की तकरार किए जा रहा था, मगर कमाल आफरीदी ने बड़ी बेरहमी से उसे राहत से अलहदा किया था और अपने तवाना हाथों में उसे जकड़ लिया था। उसने उनकी गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो आज़ाद नहीं हो सका था और इस रात उसने ही अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। वो कितना रोया था, कितना चिल्लाया था, कोई न जानता था। कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछता। उसके मोहब्बत करने वाली वाहिद हस्ती उससे बिछड़ चुकी थी। जब अगले दिन उसने अलमास बेगम का रिस्क बुरक लिबास में दुल्हन बने हुए आफरीदी विला में देखा तो नफरत से उसके जिस्म का रुआं रुआं जैसे सुलग उठा था। अपनी आंखों के सारे जहान की नफरत समोए वो उन्हें घूर रहा था। होमी, ये तुम्हारी नई मामा है, अलमास आफरीदी। कमाल आफरीदी ने मुस्कुराते हुए उससे हसीन मूरत से मुतारफ़ करवाया था तो उसने अंदर कोई दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ये मेरी मामा नहीं है, नहीं है ये मेरी मामा। और जब 3 माह बाद उसे अपनी मामा की मौत की खबर मिली तो वो कैसे बिलक बिलक कर रोया था। कब्र की मिट्टी चूमते हुए उसे एहसास हो रहा था कि वो आज अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती शय खो चुका है और ये कीमती शय उससे अलमास आफरीदी ने छीनी है।
वो उनसे जितनी नफरत कर सकता था उसने की, वो उन्हें जितनी बददुआएं दे सकता था उसने दी। लगता है उस मासूम क्या है अलमास आफरीदी को लग चुकी थी कि अपनी शादी के 15 साल बाद भी वो आज तक कमाल के एक वारिस ना दे सकी थी। औलाद ना होने की वजह से अलमास आफरीदी हुमायूं को मक्खन से बाल की तरह नहीं निकाल सकते थे। इकलौता होने की वजह से वो लाडला नहीं सही मगर कमाल आफरीदी की नज़र में तमाम तर अहमियत का मुस्तहिक ज़रूर बन गया था। वो शुरू से ही उसकी बदतमीज़ियाँ और गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करते चले आ रहे थे। जो वो बड़ा हो रहा था उसकी हिचकिचाहटें भी बढ़ती जा रही थीं। अपने कॉलेज के दौर में उसने कराटे क्लब ज्वाइन कर लिया था और ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। वाओ! इसी ब्लैक बेल्ट के बलबूते पर वो आए दिन मार कुटाई के वाक़यात में पेश रहता था। किसी भी मजलूम की दाद रसी को पहुंच जाता था और उस तरीके से अपने बाबा को सताने का नया मौका उसके हाथ आ जाता था। वो थाने पहुंचकर मज़े से मुखलिस महज एक कॉल करता और घंटे बाद इंतहाई डिटाई से मुस्कुराते हुए थाने से निकल रहा होता था। कमाल आफरीदी उसकी सरगर्मियों से खाइफ रहते मगर बेबसी से अपना सर पीट कर रह जाते थे और उन्हें यूं बेबस देख हुमायूं आफरीदी को हर दर्जा सुकून मिलता था। यूनिवर्सिटी के दौरान ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद चिश्ती महमूद चिश्ती उसका दोस्त बना था। अपनी तमाम तर हट धर्मी और अक्खड़पन के बावजूद भी जैन को वो अंदर से एक बहुत मासूम इंसान लगा था। तब से जैन को उससे अंदर से टूटे हुए इंसान से मोहब्बत हो गई थी। हुमायूं को वो दिन अच्छी तरह याद था जब नई क्लासेस शुरू होने से पहले उनके सीनियर्स ने उन्हें वेलकम कहने के लिए एक स्पेशल पार्टी अरेंज की थी और इस पार्टी में सब जूनियर्स के चेयर के बैक पर एक चिट लगा दी गई थी जिस पर लिखा था कि अपने बारे में 5 लफ्ज़ लिखें। जब जैन ने अपने पास बैठे हुए हुमायूं आफरीदी की कुर्सी के बैग पे लिखे हुए चिट को पढ़ा तो चौंके बगैर ना रह सका था। उसे इसी से इतनी साफगोई की तवक्को ना थी और ना ही उन्हीं अल्फाज ने जैन को हुमायूं की तरफ राग़िब किया था। वो अल्फाज थे हट धर्म, अनापरस्त, दूसरों को सताकर खुश होने वाला, शिद्दत पसंद, काबिज़। जैन के नज़दीक ये सारी खसूसियात थीं मगर हुमायूं आफरीदी तो बड़ी बेदर्दी से अपनी खामियों का एतराफ़ कर रहा था। उसने उसकी आंखों में फैलती हुई नमी देखी थी तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तब से लेकर आज तक उनकी दोस्ती कम नहीं हुई थी, बजाय हरगिज़ ज़रते दिन के साथ गहरी ही होती जा रही थी। हुमायूं आफरीदी को अपना खतार्स करने के लिए एक हमदर्द मिल गया था। आज दोनों दोस्त अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने अपने वालिद के बिज़नेस में उनका हाथ बटा रहे थे। जैन के बरअक्स हुमायूं के बिज़नेस में दिलचस्पी ना होने के बराबर ही थी। माजी की कर्बनाक यादों से निकलकर उसने इर्द गिर्द देखा। कमरे में अंधेरा बढ़ चुका था। उसने खिड़कियों के भारी पर्दे और दबीज़ पर्दे सरका दिए थे और बाहर झांका। एक बार फिर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। हुमायूं आफरीदी की तरफ से मौसूल होने वाला रोमन में मजीद अमजद की शायरी से सजा हुआ SMS देखकर उसकी पेशानी को पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नामुदार हो गए थे। अपने मोबाइल को एक तरफ फेंकते हुए वो रुहासी हो गई थी। वो तो समझती थी कि वो एक दिन का वाक़या, लावाली इंसान का एक दिन का एडवेंचर होगा और बस, मगर आज मिलने वाले SMS ने उसे बेहद तशवीश में मुब्तला कर दिया था। हुमायूं आफरीदी का नाम पढ़कर उसे लगा जैसे उसने ये नाम सुन रखा है। उसने जहन पर जोर दिया मगर याद करने में नाकाम रही थी। उसने सर झटका और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने नोट्स की तरफ मजमल करवा ली थी। इसी वक्त उसके मोबाइल पे हबीबी या नूरुल ऐन का जाना पहचाना म्यूज़िक बजने लगा था। उसने इंतहाई बेजारी से मोबाइल की तरफ देखा और नाचार उसे उठा लिया था। कहें मिजाज बखैर है ना, और इधर का हाल तो ना ही पूछिए। आपकी एक झलक ने मुझे दीवाना कर दिया है। एक भारी सी खूबसूरत मर्दाना आवाज़ के कानों में पड़ी तो वो चौंक गई थी। ये हुमायूं आफरीदी के भला कौन हो सकता था। देखें, मुझसे ये घटिया किस्म के जुमले बोलने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मैं इंगेज्ड हूँ। मेरे फियांसी ने वो SMS पढ़ लिया ना तो क़यामत आ जाएगी। मगर दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लगा कि वो ख्वामोखा अपना वक्त बर्बाद कर रही है। ये तो बहुत अच्छा होगा, अपने फियांसी को मेरा SMS पढ़वा दो। मैं खुद ही चाहता हूँ कि अगर वो शराफत से मेरे रास्ते से हट गया तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें बताता चलूँ मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। ओह, धमकी! उसकी इतनी वाज़ा धमकी सुनकर उसे खौफसा महसूस हुआ था। उसे लग रहा था कि उसका वास्ता एक ख़तरनाक किस्म के साइको के से पड़ गया है। वाकई में तो साइको लग रहा है। लग गई चुप। अपने फियांसी को गोली मारो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मैं जिस तरह तुम्हें टूटकर चाहता हूँ, तुम्हारा फियांसी इस बारे में महज सोच ही सकता है। मैंने तो जिस दिन से तुम्हें देखा है पागलों की तरह तुम्हें सदाएं दे रहा हूँ। फिर कब मुलाकात का शर्फ बख्श रही हो। उसे खामोश पाकर वो फिर बोला था। उसके सवाल पे वो हवास बाख्ता हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। चुप क्यों हो माई मिस वर्ल्ड, कुछ तो कहो ना। उसके ख्वाब की आवाज़ उसके हवास सुन रही थी।
मैं तुमसे नहीं मिल सकती, वो लड़खड़ाते लहजे में अटक अटक कर बोल रही थी। हाय मिस वर्ल्ड, यूँ दिल ना तोड़ो, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। वो अब बाकायदा गुनगुना रहा था। उसने घबराकर मोबाइल ऑफ करके बेड पर पटका और मिस्ट्रब से कमरे से अंदर जाकर चक्कर काटने लगी थी। फिर परेशानी से टहलते हुए टीवी लॉन्च में चली आई। तुम्हारे लिए एक अदद बुके और कार्ड आया है। तुम्हारे क्लास फेलो हमना कुछ देर पहले ये देकर गई है। कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त का भाई ये कार्ड और बुके इसे तुम्हारे लिए देकर गया है। रोहा महदूद चिश्ती ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए लापरवाही से मेज़ की तरफ इशारा किया, जहाँ पे दोनों चीज़ें रखी हुई थी। बाज़ाहिर वो रिमोट कंट्रोल पकड़े टीवी देखने में मसरूफ़ थी, मगर वो उसकी नज़रों की चुभन अपने अंदर तक महसूस कर सकती थी। बाय द वे, ये कार्ड्स और बुके भिजवाए किसने हैं? रोहा ने मायने के अंदाज में पूछा था। मेरी कॉलेज की एक दोस्त है, उसी ने मुझे बेस्ट विशेष का कार्ड भिजवाया है। उसने लरसते हाथों से सुनहरे रंग का लिफाफा खोलते हुए कहा था। जल्दी से कार्ड खोलकर देखा। कार्ड्स के नीचे सुनहरी रंग से तहरीर हुमायूं अफरीदी का नाम पढ़कर उसके छक्के छूट गए थे। वो उसकी यूनिवर्सिटी में तकरीबन रोज़ ही हाजिरी देता था और उसे कई बार हमना के साथ देख चुका था। उसने धीरे से सर उठाकर टीवी देखती रोहा की तरफ देखा और बेजान कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और कार्ड खोलकर पढ़ने लगी। माय स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? कोई तो नाम होगा तुम्हारा। चलो, नाम का अचार डालना है भला। तो तुम तो मेरे लिए मेरी मिस वर्ल्ड हो। तो ओ मिस वर्ल्ड, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आज से तुम ही मेरा सब कुछ हो। मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा जागना, मेरा सोना, तुम ही तो हो हर तरफ। इससे पहले आशिकाए शायरी पढ़ता था तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता था, और आज खुद शायरी करने लगा हूँ। सुनो माय मिस वर्ल्ड, मैंने तुम्हारे हुस्न पे एक नज़्म लिखी है, पढ़ो और ख़ुद पे इतराओ कि तुम्हें हुमायूं अफरीदी ने चाहा है। सुनो, मुझे तुम्हारे सिवा अब कोई भी हसीन नहीं लगता। जब से तुम्हारे गुलाब चेहरे की शादाबियों में खोया हूँ, कोई चेहरा अच्छा नहीं लगता। जब से तुम्हारी मस्त नशीली आँखों की झीलों में डूबा हूँ, कोई आँखें मुझे सागर नहीं लगती। जब से तुम्हारे गुलाबी होठों की नज़ाकत से ख़ुद को महकाया है, कोई होठ अब मुझे गुलाब नहीं लगता। फ़कत तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हुमायूं अफरीदी। कोई और वक्त होता तो शायद इसे इस कदर बेपाया मिलने पे वो खुद पे रश्क करती, मगर इस वक्त उसे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था। उसे इससे बढ़ती हुई बेबाकियों से डर लग रहा था। 4 साल पहले ज़ैनुल आबिदीन से उसकी मंगनी हुई थी, तभी उसने कोई आइडियल ना तराशा था। ज़ैन का चेहरा सामने आया तो फितरी तौर पर वही आइडियल बन गया। उसने अगर कभी किसी को चाहा होता तो वो सिर्फ ज़ैन था। अब ज़ैन की जगह कोई ले ही नहीं सकता था, हुमायूं अफरीदी भी नहीं। जिम खाना से बाहर निकलते हुए ज़ैन की नज़रें हुमायूं की रेड पोस्ट पर पड़ी तो चौंक गया। इसे कहते हैं ज़हनी हम आहस्तगी। वो मुस्कुराया था। ये मेरे बाबा की इनायत है, मेरी बर्थडे पे उनकी तरफ से दिया जाने वाला गिफ्ट। यार, वैसे तुम्हारे पापा तुम्हें चाहते बहुत हैं, तुम इनके बारे में उल्टा सीधा ना सोचा करो। अगर वो मुझे चाहते तो मेरी माँ को कभी ना छोड़ते। क्या उनको नहीं पता था कि मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकता? उसने ज़ैन को लाजवाब किया। गोली मारो इस टॉपिक को। तुम अपनी अजनबी हसीना का हाल सुनाओ, कैसी है? ज़ैन ने पुरइश्तियाक निगाहों से उसकी वजिया चेहरे पर जमा दी थी। मैं फ़ोन करता हूँ तो मोबाइल ऑफ़ कर देती है। हालांकि यार, बिलीव मी, लिफ्ट उसी अजनबी हसीना ने खुद ली थी। उसने लिफ्ट ली, मैंने उसे लिफ्ट दी, मगर अब दिल देने पर तैयार नहीं है। उसके अंदाज़े गुफ्तगू पे ज़ैन बगैर हंसे बगैर ना रह सका था। तुमसे किसने कहा था दिल हथेली पे लिए फिरो? ये दिल सिर्फ उसका है। मैं कौन सा बाज़ार में नुमाइशें लगवा रहा हूँ? अच्छा, वैसे यार नाम पता तो मालूम कर लेते। वो भी कर लेंगे, पहले होठों पे कभी उनके मेरा नाम तो आए। ओए होए, बड़े शायर उगल रहे हो आजकल। गाड़ी से टेक लगाते हुए ज़ैन ने उसे छेड़ा था। हाँ, ये तो है। उसने अपनी गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर सीडी प्लेयर ऑन कर दिया था। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ चारों तरफ फैल गई थी। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए हैं। शेर सुनने लगे, गुनगुनाने लगे हैं। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखें मुस्कुराने लगे हैं। वाकई मुस्कुराहट तो लगता है तुम्हारे होठों पर चिपक सी गई है, ज़ैन ने एतराफ़ किया था। अगर उसने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया तो समझ लो ये मुस्कुराहट हमेशा के लिए मेरे चेहरे का हिस्सा बन जाएगी। हुमायूं ने धीमी आवाज़ में कहा था। आमीन। अरे ये आमीन तो बड़ी उसे कह रहा, एक बार पता तो चल जाए। ज़ैन के लबों से भी एक तैयार ही निकला था और उसके दिल ने चुपके से उसकी मोहब्बत की कामयाबी की दुआ कर डाली थी। और अगर खुदा न खास्ता तुमसे ना मिल सकी तो? ज़ैन ना चाहते हुए भी अपना खर्चा लबों पे ले आया था। वो उसकी मोहब्बत की गहराइयों को जानना चाह रहा था। उसने देखा हुमायूं के चेहरे पर कर्ब के बादल छा गए थे। तो मैं अपनी जान दे दूँगा।
अल्लाह करे वो तुम्हें मिल जाए। जैन ने उसे गले लगाते हुए प्यार से उसकी पुश्त थपकी थी तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा उठा था। जिसका तुम्हारे जैसा दोस्त हो वो कभी हार नहीं सकता, मुझे मालूम है। मैं जब भी हारने लगूंगा तो मेरी जीत बन जाओगे। उसके हाथ थामे वो जज्बाती हो रहा था। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारा मान पे पूरा उतरूँ। उसके खुलूस लुटाती हुई निगाहें हुमायूं को खुद अपनी ही नज़र में मोतबर कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पे जा बैठा था और उसे खुदा हाफिज कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम बाथरूम में थी? रोहा ने उसे गीले बालों में तौलिया लपेटते देखकर हैरत से कहा था। हाँ, क्यों? वो तुम्हारी मामा आई थी तुमसे मिलने। मैंने मुलाजिम से के हाथ कहलवा भेजा कि तुम घर पर नहीं हो तो वो वापस चली गई हैं। रोहा ने इत्मीनान से कहते हुए उसका सुकून गारत किया था। तुमने जानबूझकर ऐसा किया होगा रोहा, तुम जानती थी कि मैं घर पे हूँ। वो गुस्से से बोली थी। मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए थे। इसीलिए कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, तुम मेरी माँ से जेलस हो। तुम्हें उनका यहाँ आना बहुत नागवार गुजरता है। वो यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आती हैं, तुम्हारी मॉम के हकूक़ सल्ब करने नहीं, समझी तुम? जहरा ने, ओह हीरोइन का नाम जहरा है, उस पर आंखें निकालते हुए कहा था। उनसे जेलस होती है मेरी जूती। तुम्हारी मामा के करतूत ही ऐसे थे कि हंसते बसते घर के खुशगवार माहौल को तबाह करके रख दिया था। बीबी जान ने बताया है मुझे कि तुम्हारी मामा कितनी ज़िद्दी और हरदर्म औरत थी। रोहा भी कमर पर हाथ रखकर लड़ने मरने पर आमादा हो गई थी। इसी आशने में महमूद चिश्ती और उनकी बीवी फ़ायज़ा चेहरे पर परेशानी सजाए हुए कमरे में दाखिल हो गए थे। क्यों जाहिलों की तरह आपस में लड़ रही हो फ़ायज़ा? महमूद चिश्ती ने गुस्से से दोनों को जानिब देखकर, जो उनके आने पे एक सर झुकाए इरम के आराम से खड़ी थी। महमूद चिश्ती ने अपनी चहीती बेटी को गुस्सैले चेहरे को गहरी निगाहों से देखा था। जहरा, आप ज़रा मेरे कमरे में आए। जहरा एक तंजिया निगाहें दोनों माँ बेटी पर डालते हुए उनके पीछे पीछे चली आई थी। बाबा जानी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं मामा फ़ायज़ा और रोहा क्यों हर वक्त मेरी मामा के पीछे पड़ी रहती हैं? आप लोग उन्हें जितना बुरा कह लें, मेरे दिल से उनका प्यार नहीं निकाल सकते हैं। वो मुझे दुनिया में सबसे अजीज़ हैं। वो हिचका लेते हुए जज्बाती अंदाज में कहे जा रही थी। वो शुरू से ही माँ के प्यार को तरसी हुई थी, एक महरूम लड़की थी। हालांकि फ़ायज़ा ने उससे कभी भी सौतेली माँ जैसा सलूक हरगिज़ ना रखा था। हाँ, वो उसे माँ का प्यार नहीं दे सकी थी। उसके हर पेशकदमी पे उसने फ़ायज़ा का चेहरा हमेशा सपाटी देखा था। हाँ, जब वो अपनी माँ से मिलती तो उनका मीठा मोहब्बत से भरपूर लहजा उसके रूह को अंदर तक ठंडक उतार देता था। माँ का लम्स क्या होता है, वो जिस पल उनके गले लगती थी तो उसे शिद्दत से महसूस होता। काश वो हर पल मेरे साथ रहती। उनकी मोहब्बत भरे आगोश में सर रख कर मैं सोई रहती। उसके दिल में तरह तरह की हसरतें जन्म लेती रही थीं। बहुत हसीन व जमील होनी, आला तालीम हासिल करने, बाप के भरपूर मोहब्बत और दुनिया की हर आसाइश मिलने के बावजूद भी उसकी शख्सियत के अंदर एक खलासा रह गया था। मुझे खुशी है बेटा कि आप अपनी मामा को इतना चाहती हैं। आज आपने पूछा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो इसके पास ही सोफे पर बैठ गए थे। उनके चेहरे पर गंभीर संजीदगी तारी थी। हाँ बाबा जानी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने उन्हें क्यों छोड़ा? क्या खराबी थी उनमें? उसका पूरा वजूद सराय सवाल था। बेटा, इनमें कोई खराबी नहीं थी, बस हमारे दरमियान जहनी हमागनी में सी पैदा ना हो सकी थी, जो मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए ज़रूरी होती है। हम दोनों दो मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल इंसान थे। वो मॉडर्न सोसाइटी की पर्दवत थी और मैं अपनी कंजर्वेटिव फैमिली के तमाम तर मशरक़ी इकरार का पासदार। बीबी जान और बाबा जान ने हम तीनों भाइयों को हमेशा साथ देखने की आरज़ू की थी। इस पुराने हवेली नुमा मकान में हम तीनों भाई हंसी खुशी रह रहे थे। दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। जब मैंने आपकी मामा से लव मैरिज की, वो मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो थी। वो ब्याह कर हवेली में आई तो घर के पुरसुकून माहौल में तिलाज़म पैदा हो गया। उन्हें हमारी फैमिली के तमाम इक़दार और उसूल घसे पिटे और सदियों पुराने महसूस हुए थे। ऐसे ही मामूली बातों पे हमारे दरमियान रोज़ तकरार होने लगी। फिर एक दिन उन्होंने अलहदा घर का मुतालबा कर दिया। मैं भला इस मुतालबे को कैसे कबूल कर सकता था? आप जानती हैं, इस हवेली से निकलकर उस डिफेंस वाले घर में भी हम तीनों भाई अपनी जवान औलाद के साथ अभी तक इकट्ठे रह रहे हैं। मैं अपने मरहूम बाबा जान की आखिरी वसीयत को कैसे भुला सकता था? आपकी मामा ने ज़िद पकड़ ली, मैं अलहदा घर लूँ या उन्हें छोड़ दूँ, और फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया। अगर वो आपको अपने पास रखना चाहती तो मुझे कोई एतराज़ ना होता। हालांकि बीबी जान का कहना था कि आप चिश्ती ख़ानदान की बेटी हैं, लिहाजा हमारे साथ ही रहेंगी, मगर मैंने सब कुछ आपकी मामा पर छोड़ दिया था। अब आप ही बताएं बेटा, मैं कहाँ गलत था? दरहकीकत जान लेने के बाद भी उसकी अपनी मामा के लिए मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वो तो उसे आज भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही थी, खूबसूरत और पुरवकार सी। जब वो शीरी लहजे में बोलती तो उस पे सहर तारी होने लगता था। वो ख़ुद को देखती तो अपने मामा की शबीह नज़र आती थी। ना जाने आप
फिर कब मुझसे मिलने आएंगी। बाबा के कमरे से निकलते हुए वो ख्यालों में अपनी मामा मुखातिब हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी के बाद रोज़ घर पर रुककर आपका इंतज़ार करूंगी। ऐसा ना हो कि मैं कहीं जाऊं और आप आ जाएं। वो खुद से बातें करते हुए अपने बेडरूम में चली गई थी। उसके मामा हमेशा इत्तला दिए बगैर ही अचानक आती थी, मगर उनके अचानक आने पे उसकी खुशी दो चंद हो जाती थी। आंखें बंद करके वो उनका चेहरा अपने तस्वुर में ले आई और मुस्कुराती थी। इसी पल उसके चेहरे पे बेपनाह मासूमियत छाई हुई थी। ना नींद आती है ना जान जाती है, हमें तो बस ए अजनबी तेरी याद आती है। कुर्बतों से कह दो उसे मांग लाएं, उसके बिना रहते हुए अब जान जाती है। एक ही चेहरा रहता है सामने, नज़र मेरी जहाँ तक भी जाती है। रात को वो सोने के लिए लेटा तो उसके सितमगर का ख्याल उसे कहीं दूर ले गया था। वो आंखें मूंद के गुनगुना रहा था, फिर अचानक वो उठकर बैठ गया। बैकग्राउंड से टेक लगाए उसने उसका नंबर मिलाया। उसने शुक्र का किया कि कॉल रिसीव कर ली गई थी। फरमाएं। उसकी आवाज़ उसके समातों से टकराई तो उसके दिल को बेतरह सुकून मिला था। न जाने कितने अरसे बाद वो ये आवाज़ सुन रहा था। थैंक गॉड तुमने कॉल रिसीव कर ली। जाना, ये तो बताओ तुम मुझसे इस तरह क्यों डरती हो? क्या मेरी शक्ल ड्रैकुला से मिलती है? वो उसका हसीन चेहरा निगाहों में बसाए हुए मुस्कुरा रहा था। अच्छा तो ये आप हैं। स्क्रीन पे नंबर तो कोई और आ रहा है, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया था। मैंने सिम जो चेंज की है, तुम कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। अब मोबाइल ऑफ ना करना वरना तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सामने किसी गाड़ी के नीचे आकर जान दे दूंगा। ओ साइको, वो संजीदगी से कह रहा था। मैं हैं आप जान दे देंगे? इतनी मामूली बात है ये? दूसरी तरफ से हैरत का भरपूर इजहार किया गया था तो वो हंसे बगैर न रह सका। तो मुझसे कहीं मिल लो वरना मैं बेमौत मर जाऊंगा। आप बात में मरने की बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? खैर छोड़ो और मुझे ये बताओ मुझसे कहाँ मिलोगी? मैं आपसे नहीं मिल सकती। मुझे खबर है मुझसे मिलने तुम ना आओगी कभी। फिर क्यों हर पल मुझे तेरा इंतज़ार रहता है। मिस्टर हुमायूं आफरीदी, ये सच है कि आप अपनी बातों और हरकतों से मुझे हरासा करने में कामयाब ज़रूर रहे हैं, मगर मेरे दिल की तक को भी नहीं छू सके। मैं सिर्फ अपने फियांसी को चाहती हूँ। आपके अजीबोगरीब आदत और बातों से मुझे आपसे नफ़रत महसूस होती है। आपने जिस तरह मुझे दिन रात तंग किया है ना, सच कहूँ तो मैं आपको दिल में बददुआएं देती हूँ। उसने आज शायद सच बोलने का ठान ली थी। उसके दिल में होने वाली क़यामत से बेखबर थी। तुम्हारी बददुआएं भी मेरे लिए दुआ से कम नहीं है और नफ़रत जितनी चाहे कर लो। मुझे शायर कहता है, कता ना कीजिए ताल्लुक़ मुझसे, मोहब्बत ना सही अदावत ही सही। मोहब्बत ना सही, मैं तुम्हारी नफ़रत पे ही गुजार लूँगा ज़िंदगी। वो किसी कीमत पे उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता था। तुम्हें चाहने की हमने हद कर दी। हम शिद्दत पसंद भी इंतहा के थे। पागल हैं आप। आपकी बातें किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हैं। आखिर आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वो चिल्ला उठी थी तो उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था, मगर वो हुमायूं आफरीदी था जिसने कभी हार ही नहीं मानी थी। तो मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे घर के सामने तुम्हारे ही गाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी कर लूँगा। मैं अभी तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम करवाता हूँ, समझी? फिर देखूँगा मुझसे कहाँ तक छुपते हो। बात बनती न देखकर वो धमकी पर उतर आया था। जान देना इतना आसान नहीं है, तुमसे जो होता है करके देख लो। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया था। उसने गुस्से से मोबाइल दीवार पर दे मारा और साइड टेबल से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाने लगा था। सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए संजीदगी से तमाम मामले पर गौर कर रहा था। मैं कल ही ये नंबर जैन को दे दूंगा, वो खुद ही मालूम कर लेगा। उसे फैसले पे पहुंचकर मुतमईन सा हो गया और बेड पर दराज होकर आंखें मूंद ली थीं। लो जी। वो परेशानी के आलम लौन में टहल रही थी। उसे लग रहा था कि उसने जैन को सारी हकीकतें बताना पड़ेंगी। ना जाने क्यों वो खुद में जैन का सामना करने से हिम्मत नहीं पा रही थी। वो कैसे उससे बात करे, सोच समझकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। क्या बात है ज़हरा आपी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जैन की छोटी बहन सबा प्लेट में कटलेट्स लिए उसके जाने भी चली आई थी। ये शाम की चाय का वक्त था। उसने खाते हुए प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स, मूड नहीं हो रहा। दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाए वो परेशानी से खड़ी थी। लगता है आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करेंगी। इस काम के लिए जैन भाई को ही भेजना पड़ेगा। मैं अभी रिंग करके पता करती हूँ मौसूफ कहाँ है और फिर आपको बताती हूँ। वो शरारत से मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई थी। फिर कुछ देर बाद आई तो उसके हाथ में मोबाइल था। उसने मुस्कुराते हुए जहरा की तरफ बढ़ाया। क्या बात है ज़हरा, तुम कुछ परेशान हो? सबा ने तो मुझे डरा ही दिया है। वो मोबाइल पे उस नाजुक मसाइल के बारे में कुछ पूछ रहा था जिसके बारे में बात करते हुए उसके ज़बान काँप रही थी। वो जैन, तुम घर आओगे तो बताऊंगी। उसने जान छुड़ाई और मोबाइल सबा की तरफ बढ़ा दिया था।
अब क्या रात तक उनके इंतज़ार में यहाँ चिल्ला काटेंगी? उसने मासूमियत से पूछा तो वो उसे घूरकर रह गई। जैन बेयकीनी से हुमायूं का दिया हुआ नंबर देख रहा था। ये किसी और का नंबर नहीं, उसके चचाजाद और मंगेतर ज़हरा महमूद चिश्ती का मोबाइल नंबर था। किस्मत से उससे संगीन मोड़ पर ले आ गई, वो सोच भी न सकता था। क्या हुआ? उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर हुमायूं हैरत से बोला था। कुछ नहीं, मैं इस नंबर से वाकिफ़ हूँ, ये मेरी कज़न्स का मोबाइल नंबर है, ज़हरा महमूद चिश्ती का। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। कुछ देर तक दोनों के दरमियान खामोशी का पर्दा हाइल रहा। फिर इस सकूत को हुमायूं की आवाज़ ने ही शगाफ डाला। तुम्हें बुरा लगा अपनी कज़िन में मेरा इन्वॉल्व होना? तुम्हें कौन सा पता था कि ज़हरा मेरी कज़िन है? और वैसे भी मोहब्बत पे इंसान को कोई बस नहीं होता है, ये सोच कर कब की जाती है। वो साफ गोई से बोला तो हुमायूं ने सुकून का सांस लिया था। फिर तुम ही बताओ, मुझे अब क्या करना चाहिए? हुमायूं ने बेचैनी से पूछा था। यूँ समझो तुम्हारा काम हो गया, मैं जिस वक्त कहूँ तुम अपना प्रपोज़ल भिजवा देना। जैन को फैसले पे पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। ये हकीकत थी कि वो ज़हरा को पसंद करता था, मगर उसे हुमायूं की तरह दीवानगी की हद तक नहीं चाहता था। अगर वो उसे ना भी मिलती तो उसके बगैर आसानी से ज़िंदगी गुजार लेता, जबकि वो हुमायूं की इंतहा पसंद तबीयत से बाखूबी वाकिफ़ था। उसने पसंद और दोस्ती को तराजू के दोनों पलड़ों में तोला तो दोस्ती का पलड़ा झुक गया। वो हुमायूं से जितनी मोहब्बत करता था, उसका फ़ैसला उसके हक़ में ही होना था। उसे हुमायूं के अल्फाज याद आए, मैं हारने लगूँगा तो तुम मेरी जीत बन जाओगे। मैं तुम्हें भूलकर तुम्हारे इस खप्ती से दोस्त से हुमायूं आफरीदी से शादी कर लूँ? तुम होश में तो हो? ज़हरा ने बेयकीनी से अपने सामने खड़े उस शख्स की तरफ देखा था जिसके लिए आज तक उसने ना जाने कितने सपने बुने थे, जिसका बगैर उसके एक कदम उठाना भी दुश्वार लगता था। अब वो खुद कह रहा था, मुझे भूल जाओ। उसकी मोहब्बत के रंग इतने कच्चे हो गए थे कि वो सोच भी न सकती थी। हाँ, क्योंकि यही तुम्हारे हक़ में अच्छा है। मैं तो महज तुम्हें पसंद करता हूँ, जबकि वो तुम्हें शिद्दत से चाहता है, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ज़हरा ने तड़प कर उसकी जानिब देखा था। ये तुम कह रहे हो ज़ैन? मुझे यकीन नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे इस पागल दोस्त की मोहब्बत। अपने उमड़ आने वाले आंसुओं को अंदर उतारते हुए वो जब मजबूत लहजे में कह रही थी। उसके बारे में ऐसा ना सोचो, बहुत प्यारा इंसान है वो। तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो जिसे हुमायूं आफरीदी ने चाहा। साइको बंदा। अपने दोस्त के बारे में उसकी राय जानकर वो जल्द ही बोला था। मुझे तो वो साइको केस लगता है। उसके फ़ोन कॉल्स और SMS ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मैं उससे नफ़रत तो कर सकती हूँ, मगर मोहब्बत नहीं। वो ज़फ़ाकी से बोली तो ज़ैन से अफसरदगी से देखकर रह गया था। तुम उसे अपना लोगी तो वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। मैंने पागलों को सही करने का ठेका नहीं ले रखा है, और न ही मेरा इरादा मेंटल हॉस्पिटल खोलने का है। वो उसे बदस्तूर अपने अल्फाज से छलनी कर रही थी। मुझे तुमसे इतनी बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल ज़हरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। मैं कल ही सारी फैमिली के सामने इनकार कर दूंगा। तुम मेरी दोस्त की मोहब्बत हो, अब तुम ये एक पे एक नज़र डालना भी अपनी दोस्ती की तौहीन समझूंगा। जैन ने ज़हरा के दिल के अंदर पलने वाले तूफ़ान से बेखबर अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया। तुमने मोहब्बत को दोस्ती पर कुर्बान कर दिया? ज़हरा की आवाज़ में बेबसी इंतहा दर्द समेट आया था। मुझे तुमसे मोहब्बत कब थी? कहा ना, मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करता था। उसकी मोहब्बत में सच्चाई थी। जैन, तुमने मुझे खिलौना समझा हुआ है। जब तक दिल चाहा खेला, और अब दिल भर गया है तो अपने दोस्त के हवाले कर रहे हो। लेकिन जैन, मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, तुम्हारी खरीदी हुई कोई डेकोरेशन पीस नहीं जिसे एक नज़र में पसंद कर लेने पर तुम प्लेट में रख कर अपने दोस्त को पेश कर दोगे। समझे तुम? खुद पर जब्त करना मुमकिन नहीं रहा था। तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं सरासर तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। जैन ने कमज़ोरी सी आवाज़ में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहा था, मगर ज़हरा ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। तुम क्या इनकार करोगे ज़ैनुल आबिदीन? मैं खुद कल सारी फैमिली के सामने इनकार कर दूंगी। अपनी इस हरकत की वजह से तुमने मेरे दिल में अपना मुकाम खो दिया है। मैं अपने दिल से तुम्हारी हर शय मिटाकर राख कर दूंगी। जैन, तुमने एक औरत की निस्वानियत को भी ठेस पहुंचाई है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे में आकर उसने हुमायूं आफरीदी को फ़ोन किया। हेलो, दूसरी तरफ से इंतहाई शोक लहजे में कहा गया तो नफ़रत से उसने होंठ भींच लिए। मिस्टर हुमायूं आफरीदी, आपको पता है जिसे आप इतनी शिद्दत से चाहते हैं वो कौन है? वो ज़हरा महमूद चिश्ती है, आपके अजीज़ व जान दोस्त ज़ैनुल आबिदीन की फ़र्स्ट कज़िन और फियोंसी। ये सुनकर आपका दिल यकीनन चाह रहा होगा कि ज़मीन फटे और आप इसमें समा जाएं। शर्म आनी चाहिए आपको अपने दोस्त की फियोंसी पर डोरे डालते हुए। अगर गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अपने गिरेबान में झाँकें और महसूस करें आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। अपने दिल की भड़ास निकाल कर उसने कुछ सुने बगैर राब्ता मुंतकी कर दिया था और बेड पर गिर कर फूट फूट कर रोने लगी। ज़हरा उसके अजीज़ दोस्त जैन की मंगेतर है, वो तो ख्वाब में भी ना सोच सकता था। ज़हरा का फ़ोन सुनने के बाद से लेकर अब तक वो सकते के आलम में बैठा हुआ था। इसका मुकद्दर इसके साथ ऐसा खेल खेलेगा, उसे यकीन ही नहीं आया था। तमाम हकीकत जान लेने के बाद उसने अपने दिल में झाँका तो ज़हरा रोज़े अव्वल की तरह बड़े मुमतराक से
उसके दिल के सबसे ऊंची मसंद पर विराजमान थी। दिल था कि उसकी दस्तबरदार होने के लिए तैयार न था। मैं आज सब लोगों के सामने एक अहम बात करना चाहती हूँ, उसने कुर्सी से उठकर बुलंद आवाज़ में कहा तो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए जैन पहलू बदलकर रह गया। लंबी चौड़ी नाश्ते की टेबल पर सब लोग मौजूद थे। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? बीबी जान ने शफकत से मुस्कुराते हुए कहा था। बीबी जान, जो बात मैं करने जा रही वो सरासर हमारे ख़ानदान की रिवायत के खिलाफ है, मगर क्या करूँ, मुझे इस रवायत शिकनी पे जैन ने मजबूर किया है। वो सांस लेने को रुकी तो उसकी बात पर अक्सरियत के चेहरों में तशवीश के साए लहरा गए थे। महरोज़ महमूद चिश्ती ने इंतहाई बेचैनी से ज़हरा की तरफ देखा, जो ना जाने क्या कहने जा रही थी। जैन चाहता है कि मैं अपने और उसके दरमियान बने ताल्लुक़ को तोड़कर इसके पागल दोस्त को इसलिए अपना लूँ कि अगर उसे मैं ना मिली तो वो मर जाएगा। जैन ने मुझसे कहा है कि वो खुद इस रिश्ते को ख़त्म कर देगा, मगर इससे पहले कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करे मैं खुद ही इस बंधन को तोड़ रही हूँ। उसने सपाट से लहजे में कहते हुए अंगूठी उतार कर बीबी जान के सामने रखी और नाश्ते किए बगैर ही निकलती चली गई थी। बीबी जान ने हैरत से उस एक नज़र अंगूठी को और फिर जैन की तरफ देखा था, जो किसी गहरी सोच में गुम था। जैन, क्या ज़हरा सच कह रही है? उन्होंने अपने मखसूस बारोब लहजे में जैन से सवाल किया था। वक्ती तौर पे वो गड़बड़ा सा गया, मगर फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया। बीबी जान, मैंने तो बस इसका भला ही सोचा था। हुमायूं अफरीदी हर लिहाज से इसके लिए मौजूद तरीन लाइफ पार्टनर साबित होगा। मैंने महज एक तजवीज़ रखी थी, मगर वो आज खुद ही सबके सामने हर ताल्लुक़ तोड़ गई है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तुम उसके मंगेतर होकर ऐसे बेवकूफ़ाना फ़ैसले भी कर सकते हो? तुम्हारी गैरत कहाँ जा सोई है? बीबी जान ने उसे लताड़ा। तमाम अफराद उन्हीं तायद निगाहों से देख रहे थे, सिवाय रोहा के। वो दिल ही दिल में जैन को पसंद करती थी। ज़हरा और जैन की मंगनी पर उसका दिल करची करची हो गया था, मगर अब वो होठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए बैठी हुई थी। अगर आप चाहती हैं कि मैं इससे शादी कर लूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जैन ने हथियार डालकर अपने लिए तलाफ़ी करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम तो अपने ख़ानदान की रिवायत का कोई पास ही नहीं है, मगर मुझे ये रिवायत अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हमारी रिवायत के मुताबिक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ सकता, लिहाजा अब तुम और ज़हरा अलग रास्तों के मुसाफिर हो। बीबी जान अफसोस भरे लहजे में कह रही थी। महरोज़, शहरोज़ और बहरोज़ तीनों भाइयों को अपने ख़ानदान की रिवायत का अच्छी तरह से इल्म था, इसीलिए वो चुप बैठे रहे थे। उनका ख़ानदान इतना तंग नज़र नहीं था। उनके ख़ानदान की लड़कियां आला तालीमी इरादों में तालीम हासिल कर रही थीं और ख़ानदान से बाहर शादियां भी कर दी जाती थीं, मगर कुछ रिवायात ऐसी थीं जिन पर सख्ती से अमल किया जाता था। तो फिर आप ज़हरा के लिए हुमायूं अफरीदी के प्रपोज़ल पर गौर कीजिएगा। जैन ने माहौल साजगार देखा तो अपनी तजवीज़ पेश कर दी थी। मैं हुमायूं अफरीदी से एक दो बार मिला हूँ, वो अच्छा लड़का है, मगर पहले उसके ख़ानदान के बारे में मुकम्मल छानबीन की जाएगी, फिर ही कोई हतमी फ़ैसला दिया जा सकता है। महरोज़ महमूद चिश्ती पुरसोच अंदाज में बोले थे। महरोज़, तुम ठीक कह रहे हो। जैन के वालिद शहरोज़ महमूद चिश्ती ने भी तायद की तो जैन को उम्मीद की किरण नज़र आने लगी थी। रहने लगा है मेरी आंखों में जब से वो ख्वाब की तरह गुजर रही है, हर रात मेरी अजाब की तरह। इस तरह से किसी रोज़ वो मेरे सामने आए, मैं हर्फ ब हर्फ पढ़ लूँ उसे किताब की तरह। मैं कैसे उसे सोचूं, उसे अपने निकाल अलग करूं। मेरी ज़ात को घेरे हुए है वो गर्दाब की तरह। परत दर परत उसके लम्स की खुशबू में नहा लूँ, बरस जाए वो मेरे जुनून पे सहाब की तरह। मैं मोहब्बत के इस मुकाम पे हूँ जहाँ कांटे भी लगते हैं मुझे गुलाब की तरह। इस दुश्मन जाँ को अपनी सोचों का महूर बनाए, सिगरेट के धुएं से मरगोले बनाता हुआ हुमायूं अफरीदी कितना टूटा फूटा लग रहा था। जिस दिन से ज़हरा ने हकीकत से पर्दा उठाया था, वो जब भी ज़हरा के बारे में सोचता था, ज़ैनुल आबिदीन का शिकवा किना चेहरा उसके शर्मसार करने के लिए आ मौजूद होता था। वो तड़प कर रह जाता। उसकी कनूतियत की इस लंबे दौर पर कमाल आफरीदी बहुत डिस्टर्ब थे। जैन आया तो उन्होंने उसे हुमायूं के कमरे में ही भेज दिया। कई दफ़ा के दस्तक पे हुमायूं ने उठकर दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पे वहशत थी। बिखरे बाल, आंखों के गिर्द सियाह हल्के उसके बेख्वाब रातों की दास्तान सुना रहे थे। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? अंकल ने मुझे बताया है कि तुम एक हफ्ते से यूं ही कमरे में बंद बैठे हो। रियली? मुझे बहुत दुख हुआ। होमी, तुम अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। बेड पर बैठकर उससे हाथ थामते हुए जैन ने खुलूसे दिल से कहा था। यार, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। तुम्हारी कज़िन ज़हरा का फ़ोन आया था। उसने इंकशाफ किया कि वो तुम्हारी फियांसी है। तुमने आखिर ये बात मुझसे क्यों छिपाई? दिल के दर्द को छुपाए बज़ाहिर वो नॉर्मल लहजे में पूछ रहा था। फियांसी थी, अब नहीं है। जैन ने सर झटका। व्हाट डू यू मीन? वो चौंक उठा था। उसने सारी फैमिली के सामने मंगनी की अंगूठी उतार कर मेरे मुंह पर दे मारी है और यूं 4 बरसों का ये बंधन एक लम्हे में ही ख़त्म हो गया। उसने ऐसा क्यों किया? आई डोंट नो। उसने कंधे उचकाए। वो हकीकत बताकर हुमायूं को मज़ीद दुख देना नहीं चाहता था। तुम्हें दुख हुआ होगा। कोई ख़ास नहीं, हमारी इंगेजमेंट महज हमारे बुज़ुर्गों का फ़ैसला था।
जैन ने अपने बयान में झूठ की मैसेज की थी। OIC एकदम मुंह मनोबोझ से उसके दिल से उतर गया था। मैं जब भी तुम्हें कहूँ तुम अपना प्रपोजल भिजवा देना और देखो कोई टेंशन ना लेना, समझे? उसने प्यार से उसके कंधों पर थपकी दी थी। ओके सर। कई दिनों के बाद वो खुलकर मुस्कुराया था। ऐसे भी दोस्त होते हैं। बीबी जान, मैंने सुना है कि आप सब लोग संजीदगी से हुमायूं अफरीदी के प्रपोजल के बारे में गौर कर रहे हैं। उड़ती उड़ती खबर जहरा तक पहुंची तो वो तस्दीक करने बीबी जान के कमरे में चली आई थी। बीबी जान सफ़ेद दुपट्टे के हाले में पुरनूर चेहरा लिए तस्बीह साइड टेबल पर रख रही थी। शायद वो अभी अभी इबादत से फारिग हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जहरा को बैठने का इशारा किया था। तुमने ठीक सुना है जहरा, तुम्हें कोई एतराज़ है तो अभी बता दूं, ये ना हो कि तुम बाद में मंगनी तोड़कर हमें सबके सामने शर्मिंदा करवा। बीबी जान की साफ गोई पे उसके चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार नजर आने लगे थे। वो चंद लम्हे खामोश रहकर उनका चेहरा देखती रही। बीबी जान, आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन इंसाफ से काम लेकर बताएं, अगर आपका फियांसी आपके साथ ऐसा करता तब आपका क्या करती बीबी जान? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। आई एम सॉरी। वो उनकी गोद में सर रखकर बुरी तरह से सिसक पड़ी थी तो बीबी जान प्यार से उसके बाल सहलाने लगी। जो हो गया सो हो गया, तुम्हारी खुशी हमें जान से बढ़कर प्यारी है। तुम हमारी सबसे प्यारी बेटे की सबसे लाडली और चहेती बेटी हो। हम तुम्हें यूँ दुख नहीं दे सकते, इसीलिए अपने आंसू पोंछ डालो। उनकी आवाज़ की शफकत और मोहब्बत ने जहरा को एकदम हल्का फुल्का कर दिया था। बीबी जान, मैं हुमायूं अफरीदी से शादी नहीं करना सकती। आपको नहीं पता वो कितना बड़ा साइको केस है। आए दिन वो दंगा फसाद करके थाने पहुंचता रहता है। खुद को हॉलीवुड एक्शन फिल्मों का हीरो समझता है। बीबी जान के चेहरे पे नापसंदीदगी के तासुरात फैल गए थे। अच्छा, महरोज तो कह रहा था वो अच्छा लड़का है। वो कुछ देर खामोश रहीं, फिर गोया हुई थी। अगर तुम्हारी बातों को सच मान लिया जाए तो उसके साथ तुम्हारी शादी तुम्हें कुएं में धक्का देने के मुतरादिफ है। मगर तुम फिक्र ना करो, जैसे तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। उनकी बात मुकम्मल होने पर जहरा ने खुदा का लाख शुक्र अदा किया था। वो अपने महाज पर 100% कामयाब रही थी। आप इनके पेरेंट्स को यहाँ आने से मना कर दें। ठीक है, हम अभी जैन से कहते हैं कि वो फ़ोन करे, उन्हें यहाँ आने से मना कर दे। बीबी जान ने अपना फ़ैसला सुना दिया और उसके दिल के अंदर ढेरों सुकून उतर आया। कमाल, मैं जोया को बहुत मिस करने लगी हूँ। मेरा दिल चाहता है कि अब वो हर वक्त मेरी निगाहों के सामने रहे। अगर अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं ऐसा हरगिज़ ना सोचती। सिया नाइटी में मलबूस अलमास अफरीदी बाल बांधते हुए कमाल अफरीदी के पास आ बैठी थी। उनका चेहरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम के इस्तेमाल से दमक रहा था। तो फिर हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? वो मुस्कुराए थे। क्या ये नहीं हो सकता कमाल, हम जोया को हमेशा के लिए इस घर में ले आएँ, हुमायूं के दुल्हन बनाकर? अगर आप इजाज़त दें तो। उन्होंने लहजे में दुनिया भर के मासूमियत समोते हुए कमाल अफरीदी को देखा, जो उनकी बात सुनकर चौंक उठे थे। कुछ दिन पहले ही अलमास अफरीदी के दिमाग में ये ख्याल सर उठाने लगा था कि अगर वो यूं ही बे औलाद रहीं तो हुमायूं इकलौता वारिस होने के बाइस सारी जायदाद हजम करेगा और उनके लिए इतना तिनका तक नहीं बचेगा। तब उन्हें अपनी बेटी जोया का ख्याल आया, जो उनके पहले शौहर की वाहिद औलाद थी। जिस तरह हुमायूं कमाल साहब की पहली बीवी से था, यूं ही उन दोनों की शादी मुमकिन थी। उनकी शादी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनकी ज़ात को ही पहुंचा था। अपनी बेटी के बिल पे वो हुमायूं को अपनी मुट्ठी में ले सकती थी। जोया बहुत प्यारी लड़की है, हुमायूं के लिए भला इससे बेहतर चॉइस क्या हो सकती है? कमाल अफरीदी ने फ़ौरन अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया तो खुशी से उनकी आंखें चमकने लगी थीं। तो बस ठीक है, वो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही है। नेक्स्ट वीक उसके फाइनल पेपर्स हैं। मैं पेपर्स के बाद उसे घर ले आऊँगी। मुझे उम्मीद है कि उसका बाप इनकार नहीं करेगा। वो मुस्कुराते हुए आने वाले खुशगवार दिनों का ख्वाब जागती आंखों में देख रही थी। हुमायूं अफरीदी, जोया ने अपने बेपनाह हुस्न से तुम्हें ट्रैप ना कर लिया तो मेरा नाम बदल देना। वो ख्यालों ही ख्यालों में हुमायूं से मुखातिब थी। तकिए पर सर रखते हुए उनके चेहरे पर एक शातराना मुस्कुराहट नाच रही थी। जोया अच्छी लड़की है और मेरे ख्याल में वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। कमाल आफरीदी आज अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल महाज पर लड़ रहे थे। वो जानते थे कि हुमायूं को राज़ी करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, लेकिन एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज था? आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे अलमास बेगम से नफ़रत है, और फिर भी आपको मेरी शादी के लिए सारी दुनिया में उनकी बेटी ही नज़र आई। वो उसकी बेटी ज़रूर है, मगर बहुत सादा और मासूम लड़की है। वो कितनी भी अच्छी लड़की सही, मगर आप जानते हैं कि जैन की कज़न से मोहब्बत करता हूँ मैं और उसी से शादी करना चाहता हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैन ने कुछ देर कबल फ़ोन करके बीबी जान की तरफ से उस प्रपोज़ल से माजरत कर ली है। लो जी। उसकी बात पे हुमायूं अफरीदी को ज़बरदस्त झटका लगा। उसकी आंखों में ये एकदम कहर सा दौड़ गया था। इट इज़ पॉसिबल, वो कर रहा था। ये पॉसिबल हो चुका है माई सन।
उस लड़की को भूल जाओ। दुनिया में हसीन लड़कियों की कमी नहीं है। मुझे यकीन है तुम एक बार जोया को देख लोगे तो इनकार नहीं कर सकोगे। कमाल आफरीदी ने उसे मनाने के लिए एक और हर्फ आजमाया था। मैं उसके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता। मैं हर कीमत पर उसे अपना कर ही दम लूँगा, ख्वाह मुझे उसे किडनैप ही क्यों ना करना पड़े। उप्स, साइको पेशेंट। कमाल आफरीदी अपना सर थाम कर रह गए थे। तुम कब तक मुझे यूँ जलील करते रहोगे? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसी हरकत से बाज रहना, वरना इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। कमाल आफरीदी तो टूक लहजे में बोले थे। ओके, एज यू विश। वो बेनियाजी से मुस्कुराया था। अगर जोया तुम्हें पसंद ना आई तो इनकार कर देना। एक बार उससे मिल लोगे तो क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। उन्होंने आखिरी कोशिश की थी। क़यामत? हाँ, क़यामत तो मेरे दिल पर टूटी थी जब आपने अलमास बेगम के लिए मेरी बेकसूर माँ को छोड़ दिया था। उसके जहन में एक बार फिर माजी अपनी तमाम तर सफाकियों के साथ ताज़ा हो गया था। उसकी आंखें चलने लगी थीं। काश यही क़यामत कभी अलमास बेगम के दिल पे भी टूटे तो उन्हें एहसास हो उनके क्या गुनाह सरजद हो गया है। सोचो कि वादी में अचानक उसे ख्याल बिजली की तरह से उसके जहन में कूदा था। वो मुसरिफ निगाहों से कमाल आफरीदी को देखने लगा। कुछ देर वो यूं ही पुरसोच निगाहों से उन्हें देखता रहा। बाबा, मैं जोया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके सख्त लब हिले तो कमाल आफरीदी पे गोया शादी मर्ग जैसी कैफियत तारी हो गई थी। ज़िंदगी में शायद ये पहली मौका था जब हुमायूं ने उनकी किसी मशवरे को तस्लीम किया था। वो यूं ही हैरान परेशान छोड़कर बाहर लॉन में निकल आया था। अब वो सरसब्ज घास पे बेचैनी से टहल रहा था। अलवाज बेगम के दिल पे क़यामत बर्पा करने के लिए वो उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। जहरा महमूद चिश्ती उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसे तो एक न एक दिन अपना ही लेता, मगर इससे पहले उसे इंतकाम का महाज सर करना था। उसने सोचा वो पहली शादी अलमास की बेटी जोया से करेगा और उसको इस वक्त तलाक देगा जब जहरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। अलमास बेगम, जब तुम्हारी बेटी के चेहरे पे वही दुख और आंखों में वैसे ही आंसू रक्स करेंगे जो तुमने मेरी मम्मा को नसीब बना दिए थे, तब मेरे इंतकाम की जज्बे को तस्कीन मिलेगी। जब मैं तुम्हें अपनी बेटी के दुख में रोते और टूटकर बिगड़ते हुए देखूंगा ना, तो मेरे बरसों के बेकरार दिल को करार आ जाएगा। यूँ तो मैं पिछले 15 सालों से तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन करता आया हूँ, मगर ये शादी मेरे इंतकाम के तरकश का आखिरी तीर होगी। मुझे यकीन है इस तरह मेरी मरहुमा माँ के बेकरार रूह को भी सुकून मिल जाएगा। वो टहलते हुए दिल ही दिल में अलमास बेगम से मुखातिब था। वो हस्बे मामूल 12 बजे नाश्ते की टेबल पर अकेला बैठा अपने सामने रखी हुई प्लेट में से टोस्ट उठाकर उस पर चिकन स्प्रेड लगा रहा था। जब उसे कमाल आफरीदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया, उनके अकब में अलमास बेगम खड़ी थी। मैं चाहता हूँ तुम जोया से मिल लो। इससे मिलकर तुम किसी बेहतर नतीजे पर पहुँच सकोगे। फ़ैसला ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैं जोया से शादी करूँगा। उसने बेदिली से कांटे और छुरी से उलझते हुए सर उठाया। जोया को आज उसकी मामा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ले आई हैं। नेक्स्ट वीक है तुम्हारी शादी का फंक्शन रख लेते हैं। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? एज़ यू लाइक। वो नाश्ता ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ और नैपकिन से हाथ पोंछने लगा था। इससे मिलो, माई प्रिटी डियर जोया, माई प्रिटी डॉटर जोया। अलमास आफरीदी ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर उसे सामने किया, जिसे देखकर हुमायूं आफरीदी को इस बात पर यकीन आ गया कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़िंदगी को उस पे सितम भी करना था। सामने खड़ी अलमास आफरीदी की बेटी जोया कोई और नहीं, जहरा महमूद चिश्ती ही थी। दूसरी तरफ जहरा भी हैरत से आगे फाड़े तक उसे ही तक रही थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कमाल आफरीदी ने हैरत आमेज़ खुशी से कहा था। हाँ, मगर मैं इन्हें जहरा महमूद चिश्ती के नाम से जानता हूँ। हुमायूं का गंभीर लहजा जहरा को चौंका गया। इसके बाबा ने उसका नाम जहरा ही रखा था, मगर मुझे ये नाम आउट ऑफ डेट लगा, इसीलिए मैं इसे जोया कहकर पुकारती हूँ। ये सबके लिए जहरा, मगर मेरे लिए जोया है। अलमास लहजे में तफक्र भरे खिलखिला रही थी। ज़िंदगी में पहली बार वो और हुमायूं एक दूसरे से नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। कमाल आफरीदी को अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था, मगर मैं इन्हें जहरा ही कहूँगा। उसे अपनी आवाज़ अजनबी लग रही थी। कुछ भी कह लो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी होने वाली शरीक सफ़र है। वो मुस्कुराए। मेरा ख्याल है अलमास, हम चलते हैं। इन्हें एक दूसरे को समझने का टाइम देना चाहिए। कमाल आफरीदी अलमास का हाथ पकड़कर डाइनिंग रूम से बाहर निकल आए थे। हुमायूं ने सर उठाकर बड़ी फुर्सत से देखा था। आसमानी रंग में गहरे नीले रंग की कढ़ाई से मेज़े मजीन बेल बॉटम ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट जेबतन किए वो हमेशा की तरह अपनी जादुई हुस्न से उसके दिल पे सितम ढा रही थी। अभी वो मासूमियत से अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़े नर्वस सी खड़ी थी। वो हर चीज़ भुलाकर सिर्फ उसे तक रहा था। वो दोनों यूं चुपचाप और साकत खड़े थे जैसे उनके दरमियान करने के लिए कोई बात ही न बची हो। अचानक जहरा मुड़ी और कमरे से निकलती चली गई। एक कर्ब आलूद मुस्कुराहट हुमायूं आफरीदी के लबों को छूकर रह गई थी। वो डिस्टर्ब सा स्टडी में चला आया और दीवारगीर रैक पे सजी हुई शायरी की किताबों को बड़ी हसरत से देखने लगा।
कभी यहाँ बैठकर मैं इसको फ़राज़ की गज़लों में तलाश सकता था और कभी अमजद सलाम अमजद की नज़मों में, और अब तलाश करने को कुछ बाकी ही नहीं बचा। टेबल के गिर्द पड़ी हुई कुर्सी पे बैठकर उसने खुद कलामी की। तकदीर उसे अजीब दौराहे पर ले आई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कहाँ जाए। वो अलमाज बेगम की बेटी को शादी के कुछ अरसे बाद ही तलाक देने का फ़ैसला कर चुका था, मगर क्या अब वो ऐसा कर पाएगा? मत करना भाई। जिसके साथ की उसके दिल ने हर पल तमन्ना की थी, क्या वो उसे महज एक इंतकामी जज्बे की तस्कीन के लिए छोड़ देगा? सोच सोच कर ही उसका दिमाग में टीसें उठने लगी थी। उसने बेबसी से सर को थाम लिया। अलमाज बेगम, मुझे हर सूरत तुम्हारे चेहरे पे दुख देखना है, ख्वाह उसके लिए मुझे अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का ही गला क्यों ना घोटना पड़े। मैं तुम्हारी बेटी को इस ऐसे ही रोते हुए इल्तिजा करते हुए देखना चाहता हूँ जैसे उस रात मेरी माँ कर रही थी। मैं ऐसा हर सूरत करूँगा, ख्वाह उसके लिए मुझे दर्द की कितने ही दरिया पार करने पड़े। पागल इंसान। उसने सर उठाया और इंतकाम के जज्बा सुरखुर हो गया था और मोहब्बत हार गई थी। आईने में अपने अक्स को देखते हुए वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं हुमायूं आफरीदी से कैसे शादी कर सकती हूँ? उस इंसान ने तो मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी खुशी छीन ली है। उसने तो कभी गुमान भी नहीं किया था कि मामा के शौहर का बेटा हुमायूं आफरीदी होगा। वो तो उसको देखे बिना अपनी मामा के सामने उससे शादी का इकरार कर बैठी थी। उसे अपनी मामा से की जाने वाली आखिरी गुफ्तगू याद आई जो उसने अपने बाबा के घर में की थी। सुबह नाश्ते के बाद जब उसे ये नवीद मिली कि उसकी मामा उसे मिलने आई हैं, तो वो खुशी से बेहाल हो गई थी। वो कितनी देर उनके गले से लगी उनके लम्स के हरारत महसूस करती रही थी। मामा जानी, इतने दिनों के बाद अपनी शक्ल दिखाई है। हाँ जोया, मैं चाहती हूँ कि अब तुम हर वक्त ये शक्ल देखती रहो और मैं तुम्हें हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखूँ। मोहब्बत उसे लबरेज शीरी लहजे में उसके समातों में उतर कर उसके चेहरे को रोशन कर रहा था। मामा, क्या ऐसा मुमकिन है? उसने मासूमियत से पूछा था। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, मगर ये इस सूरत में मुमकिन है कि तुम मेरे शौहर के बेटे से शादी कर लो। मामा, आप जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूँगी। आपके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खुशी से झिलमिलाते हुए चेहरे के साथ उसने फ़ौरन इकरार कर लिया था। कल मैं तुम्हें लेने आऊँगी। अपने पापा को मनाना तुम्हारा काम है। वो अपनी साड़ी संभालते हुए उठकर खड़ी हुई और फिर उसे वो दिन याद आया जब घर के सब अफराद भीगी आंखों के साथ उसे रुखसत कर रहे थे। बीबी जान बार बार दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछ रही थीं। एक अपनी ममा के साथ के लिए उसने अकेले हर मुहाज पे जंग की थी। उन सबको छोड़ने का दुख उसे भी था, मगर माँ को पाने की खुशी इतनी थी कि उसके सामने ये दुख मिटकर रह गया था। उसके तो कदम ही ज़मीन पर ना टिक रहे थे और आज उसकी सारी खुशियाँ खाक में मिलती नज़र आ रही थीं। वो हुमायूं आफरीदी को अपने हमसफ़र के तौर पर कैसे कबूल कर ले? उसका साथ तो ऐसा है जैसे चुपचाप जहर का घूंट पीना। अपनी मामा की खुशी के लिए उन्हें हमेशा अपने साथ देखने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना ही था। और हुमायूं आफरीदी, तुम इतनी आसानी से मुझे पा नहीं सकोगे। तुमसे शादी तो महज एक मजबूरी का सौदा है। मैं इतनी आसानी से तुमको खुद पे हावी नहीं होने दूंगी। कतार दर कतार आंसू आंखों से निकलकर उसके दामन को भिगो रहे थे। देख लो, लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाया करती है। होमी, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जैन हर बात से बेखबर मुसर्रत से चूर लहजे में उसे गले लगाए मुबारकबाद दे रहा था। आज उसकी मोहब्बत उसके नाम हो गई थी। कॉफ़ी पिंक कलर के इंतहाई दीदा जेब लहंगे में मुलबूस होशरुबा हुसन की मालिक वो बारबी डॉल आज उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। उसने आंखें खुशी से भीग रही थीं। उसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि उसे पाने की खुशी कितनी है या उसे खोने का दर्द कितना है। सब कुछ गुड़मुड़ हो रहा था और फिर शादी के देर तक जारी रहने वाले तकरीब ने उसे थका दिया था और फिर उसको पाने की खुशी इतनी थी कि थकन का हर एहसास मिटकर रह गया था। चंद दिनों के लिए ही सही वो उसकी ज़िंदगी में आई तो थी। इसने सोच वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे से मुस्तरीन कशीद कर लेगा। आज वो अपने दिल की सारी ख्वाहिशात, सारी तमन्नाएं और सारी हसरतें पूरी होते देख रहा था। आने वाले लम्हों के ख्वाब आंखों में बसाए वो अजला उरूसी में आया था। सुंदर रूप के साथ वो सर झुकाए सुर्ख गुलाबों के सेज पे बैठी थी। परफ्यूम, एयर फ्रेशनर्स और गुलाबों की मिली जुली महक ने कमरे की फ़िज़ा को मुअत्तर और खौफनाक सा बना दिया था। जज्बों की लो देती हुई निगाहें उसके वजूद पे जमाए उसके नज़दीक ही बेड पे बैठ गया था। वेलकम टू माई मिस वर्ल्ड इन माई लाइफ, वो फुसूखेज़ लहजे में बोला और घुटनों पे धरे उसके खूबसूरत हिनाई हाथों को थाम लिया था। इसके हाथों की हिद्दत देते हुए पुरजोश लम्स ने जहरा को बेइख्तियार खिसकने पर मजबूर कर दिया। याद है तुम्हें, मैंने तुमको एक SMS किया था। काश मैं तेरे कान का बुंदा होता तो तुम्हें कितना बुरा लगा था। उसके हाथों को चूमते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। और आज तो तुम मुझे रोक ही नहीं सकोगी जाना। उसकी ठोड़ी को अपने हाथों और ऊंचा करते हुए मुस्कुराया था। लम्हा बलहमा ख़त्म होने वाला फ़ासला जहरा को नर्वस कर रहा था। जहरा महमूद चिश्ती, मेरा चैलेंज है कि मेरे साथ
चंद दिन गुजारने के बाद अगर तुम मेरी मोहब्बत में मुब्तला ना हुई तो बदल कर जो चाहे नाम रख देना। उसकी पल पल बढ़ती हवाएं, बढ़ती हुई जिसारतों पे उसके हर मज़ाहमत दम तोड़ती जा रही थी। उसने चुपचाप हथियार डाल दिए। गुड मॉर्निंग माई स्वीट हार्ट। उसके ख्वाबनाक आंखों के ऐन सामने हुमायूं आफरीदी का निखरा निखरा सा मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा था। उसने घबरा कर आँखें बंद कर लीं, दोनों बाजू उसके कंधों के इर्द जमाए वो उस पे झुका, गालिबन उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसे यूं ढीठ बने हुए देखा तो मुस्कुराते हुए उठा और उसे सीडी प्लेयर ऑन कर दिया था। वो आंखों को मसलते हुए उठ बैठी। देखा, ये था सही तरीका तुम्हें जगाने का, वरना इससे पहले मैंने किन किन तरीक़ों से तुम्हें जगाने की कोशिश नहीं की, मत पूछो। वो मायने खेजी से मुस्कुराता हुआ उसके करीब आ बैठा। उसने बेजारी से चेहरा झुका लिया। चेहरा मत छुपाओ जाना, अब क्या फ़ायदा। उसने अपने हाथों से उसका चेहरा ऊंचा किया और वो बेबसी से उसे देखती रह गई थी। बाथरूम अपने कदमों पर चलकर जाओगी या मेरी बाहों में, सोचकर जवाब दो। वो मुस्कुराया। मैं खुद जाऊंगी, वो घबरा के बोली थी। उसे यकीन था कि अगर कुछ देर और वो उसके पास बैठी रही तो रो पड़ेगी। वो उसके सामने खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी, यानी अपने कदमों पे। वो हंसने लगा। उसका खूबसूरत हंसी इस वक्त उसे जहर लग रही थी। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। शावर से बरसती बूंदों में उसके आंसू भी शामिल हो गए थे और शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। उसकी मामा के कहने पर स्विट्ज़रलैंड में हनीमून का टूर तजवीज़ किया गया था। उसने चुपचाप सर झुका दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि हुमायूं की गुर्बत हर लिहाज से सैर अंगेज़ थी। स्विट्ज़रलैंड के हसीन वादियों में उसे उसके इंतहा से बढ़ी हुई मोहब्बत भरे जिसारतें इतनी बुरी महसूस ना हो रही थीं। उसे नर्वस करने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता था और जब वो रोने वाली हो जाती तो उसे गुस्से लगाए वो बेइख्तियार हंसने चला जाता था। वो खुद को बहुत डांटती थी कि वो उसके सामने पल भर में ही मोम क्यों हो जाती थी, क्यों उसे करीब देखकर उसके हवास उसका साथ छोड़ देते थे। उसकी गहरी निगाहों का हिसार उसे हर पल घेरे रखता था। लगता था कि उसे देखने के सिवा हुमायूं आफरीदी को दुनिया में कोई दूसरा काम ही नहीं है। वो उसके सिवा सब कुछ फरामोश कर बैठता था। पिछले 2 महीनों में ना तो उसने अलमाज बेगम के साथ कोई बदतमीज़ी की थी और ना ही बिला वजह चीज़ों को तोड़ फोड़ की थी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो संजीदगी से रोज़ाना ऑफिस जाने लगा था। उसकी शख्सियत में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों पर कमाल आफरीदी बहुत खुश थे। जोया बेटी ने तो कमाल ही कर दिया है, जिस नालायक को मैं सारी उम्र सुधार नहीं सका, जोया ने उसे 2 माह में ही इंसान बना दिया। वो शफकत से जहरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोले तो हुमायूं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। ये सब मेरी बेटी का करिश्मा है। अलमाज बेगम के लहजे में फ़ख्र था। ये करिश्मा तो कुछ भी नहीं अलमाज बेगम, जो करिश्मा मैं दिखाऊंगा वो आप मुद्दत तो फरामोश नहीं कर पाएंगी। वो दिल ही दिल में उनसे मुखातिब होता जहरा का बाजू थाम कर उसे बाहर ले आया था। आज अपने शहर को भी रौनक बख्श ही दी। चलो रेस कोर्स चलते हैं। उसने हमेशा की तरह उसकी राय लिए बगैर प्रोग्राम बना लिया था और चलने का हुक्म सादर कर दिया। उसकी इतनी मजाल कहाँ थी कि इनकार करती। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर उसके रहम व करम पर छोड़ दिया था। हुमायूं आफरीदी के मोबाइल पर मुसलसल बैल हो रही थी। वो इस वक्त बाथरूम में था। उसने कोफ्त से बार बार बजने वाले म्यूज़िक को सुना और झिझकते हुए उसका मोबाइल उठा लिया। हेलो, मिस रिमशा अजीज़ बोल रही हूँ। एक निस्वानी आवाज़ उसके समातों से टकराई थी तो उसने मशकूक से अंदाज में बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। इस लड़की के लिए महसूस की जाने वाली रकाबत से उसे जतला रही थी कि उसका दिल हुमायूं को वही मुकाम देने जा रहा था जो वो देना नहीं चाहती थी। मुझे हुमायूं आफरीदी से बात करनी है। उसकी मुतरन्नम आवाज़ ने सर से लेकर पाँव तक कांटों में घसीट लिया था। फरमाएं, मैं मिसेस हुमायूं आफरीदी बात कर रही हूँ। उसने पहली बार हुमायूं और अपने रिश्तों का एतराफ़ किया था। मिसेस हुमायूं, मिस्टर हुमायूं ने हमारे इदारे के लिए डोनेशन का जो चेक भिजवाया है उसका तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए इदारे के लॉन में ही एक वैरायटी शो मुनक़िद करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप और हुमायूं साहब शिरकत करके हमारे शो की रौनक बढ़ाएंगे। उसके कुछ देर पहले के तासुरात फ़ौरन ही बदल गए थे। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी से महसूस हुई। ठीक है, मैं आपका मैसेज हुमायूं तक पहुंचा दूंगी। उसने मोबाइल रखकर सर उठाया तो वो उसके सर पर खड़ा था। उसने धीरे धीरे तमाम गुफ्तगू उसके गोशे गुजार दी। तुम चलोगी मेरे साथ? वो नर्म लहजे में पूछ रहा था। उसने इस बात में सर हिला दिया। शाम को वो जाने के लिए तैयार हो रही थी। नेवी ब्लू कलर की सिल्वर सितारों से दमकती हुई साड़ी पहनने हम रंग ज्वेलरी से खुद को सजाए वो भरपूर मेकअप से आरास्ता खुद को आईने में सताइशी नज़रों से देख रही थी। तुम आईने ना देखा करो, कहीं खुद की ही नज़र न लग जाए। पीछे से आकर उसकी गर्दन में अपने बाजू हाइल करते हुए वो उसके कान में धीमे सरोस में गुनगुनाया तो उसके चेहरे सुर्ख पड़ गया था। जिंदगी में पहली बार उसे इसकी जिसारत अगर अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं लगी थी। वो उसके साथ शानदार इमारत में दाखिल हो रही थी। उसने हैरत अमीज़ दिलचस्पी से उसके सरसब्ज वसी व अरीज लॉन को देखा जिसकी तराश खराश इंतहाई खूबसूरत से की गई थी। लॉन में ही स्टेज सजाकर शो का एहतमाम किया जा रहा था।
अभी वैरायटी शो में 1 घंटा बाकी था। वो उसका हाथ थामे लॉन की इस गोशे की तरफ आया जहाँ पे कई बच्चे एक दूसरे के साथ खुशगवार मूड में खेल रहे थे। उस हिस्से में स्लाइड्स और दूसरे किस्म के झूले नस्ब किए गए थे। रूमी, हसन, उमैर, उसने बच्चों को आवाज़ दी तो बच्चे वालेहाना अंदाज में भागते हुए उसके पास आए थे और इससे लिपट गए। उसने हैरत से इस मंजर को देखा। वो बच्चों को चॉकलेट्स और उनके लिए खरीदे गए गिफ्ट्स तकसीम कर रहा था। उसके चेहरे पे इस लम्हे मासूमियत का राज था। वो कहीं से साइको केस हुमायूं अफरीदी नहीं लग रहा था। वो तो कोई और ही इंसान था। वो चुपचाप उसके चेहरे पे पहले मुसर्रत के रंग देखती रही। शाम को ज़बरदस्त वैरायटी शो तरतीब दिया गया था। ये शाम उसने बहुत इंजॉय की थी। वापसी पे हुमायूं ने मिस रमशा को एक और चेक काट के दिया। तुम पहले हस्ती हो जो मेरी ज़िंदगी के इस रुख से आगाह हुई है। तुमसे तो मैं कुछ भी नहीं छुपा सकता जाना, इसीलिए तुम्हें साथ लाया था। वापसी पे कार ड्राइव करते हुए उसकी नज़र तरफ ज़रा सा झुकते हुए बोला तो उससे हैरत से देख कर रह गई थी। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मेरे अंदर ये सब करके सुकून सा उतर आता है। मैं इन यतीम बच्चों के चेहरे पे फैली हुई हर महरूमी नोच कर फेंक देना चाहता हूँ। मैंने खुद अपनी माँ के बगैर एक उम्र गुजारी है। यतीमी का दुख कोई मेरे दिल से पूछे। कुछ लम्हों के लिए उन बच्चों की खुशियाँ देकर मैं अपना दर्द कम करता हूँ। उसने पुरसुकून लहजे में वजाहत की तो वो अपनी जगह शर्मसार सी हो गई। वो कितना गलत समझती रही थी। उसे जैन के अल्फाज याद आए। उसके बारे में ऐसा मत सोचो, बहुत प्यारा इंसान है वो। तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो जिसे हुमायूं अफरीदी ने चाहा है। आज उसका दिल इन अल्फाजों की सदाकत पे ईमान ले आया था। बाज़ चीज़ें वक्त के साथ साथ समझ में आती हैं और उसे आज धीरे धीरे तमाम बातें समझ में आ रही थीं। हुमायूं की 2.5 महीने की रिफाकत में किसी भी लम्हे उसको जैन का ख्याल तक नहीं आया था। हालांकि उसका ख्याल था कि वो उसे ना मिले तो वो जी नहीं सकेगी। उसका ख्याल गलत था। उसका दावा था हुमायूं कभी जैन की जगह नहीं ले सकेगा। उसका ये दावा भी रेत की दीवार के साबित हुआ था। वो आज इंतहाई इंसाफ से अपना मुजस्समा कर रही थी। हकीकत ये थी कि वो कभी जैन को सिर्फ पसंद ही करती थी। उसके साथ मंगनी जैसे बंधन में बंध कर वो जिस जज्बे से हमकिनार हुई थी उसे उसने मोहब्बत का नाम दिया था। हालांकि ये मोहब्बत नहीं थी, महज एक कमिटमेंट थी और जब ये ख़त्म हुई तो मोहब्बत का जज्बा भी उसी के साथ जा सोया था। आज उसके दिल में दूर दूर तक जैन का अक्स नहीं था। अब वो गैर जानबदारी से उसके बारे में सोच रही थी तो उसे हर लिहाज से अच्छा इंसान पा रही थी और उसे अच्छे इंसान से मोहब्बत ना करना उसके बस से बाहर था। उसे आज पता चला वो उसके सामने हमेशा मोम क्यों हो जाती थी, इसीलिए कि वो लाशोरी तौर पर उससे मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत का इंकशाफ उसके दिल पे क्या हुआ कि वो खुद को बेहद हल्का फुल्का सा महसूस करने लगी थी। हुमायूं ने हैरत से उसके चिपके चिपके मुस्कुराते देखा तो खुद भी मुस्कुराने लगा। उनकी गाड़ी पोर्च में रुकी तो जहरा को जैसे होश आ गया था। उसने घबराकर हुमायूं की तरफ देखा जो उसे मायने खेजी से देखता मुस्कुराए जा रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उसके इस अंदाज पे हुमायूं अपनी बेसाख्ता कहके को ना रोक सका था। पिंक ब्लू नाइटी में मलबूस अपने हुस्न के तमाम तर हश्र सामानियों समेत जब वो उसके बराबर में बेड पर आकर बैठी तो वो हैरत से बेहोश होते होते बचा था, क्योंकि उसके और जहरा के दरमियान बामुश्किल 1 आध इंच का ही फासला। अपनी मर्जी से वो पहली बार उसके इतने नज़दीक बैठी थी कि उसे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। होमी, उसने नरसते हुए होठों से उसका नाम लिया था तो हुमायूं को अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया। उसने पहली बार उसे इतनी बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब किया था। कहो जाने होमी। वो भी विदा हो जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। होमी, उसने अचानक अपने बाजू उसके गर्दन में हायल कर दिए। ये क्या भाई, क्या सूरज आज मगरिब से निकला है? हुमायूं ने उसकी पेशानी पे आई हुई चंद शरीर सी लटों को छूकर हैरानी से कहा तो उसने निगाहें झुका ली थी। मैं अपने गुज़िश्ता रवैये पे शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और देख लें आपको अपना नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा। आपका दावा सच्चा था। वो आंखें बंद करके मजबूती से बोली तो हुमायूं ने बेसाख्ता ही उसकी पेशानी चूम ली थी। उसके इजहार ने उसे ऐसी खुशी, ऐसे एहसास से हमकिनार किया था जिससे वो आज से पहले ना आशना था। उसे लगा उसने अभी भी जहरा को पाया है। उसको छोड़ने का तस्वुर से ही अपनी जान जिस्म से निकलती हुई महसूस हो रही थी। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। एक बेनाम सी उदासी उसकी रूह को घेरे हुई थी। जहरा अपने बाबा से मिलने चिश्तीज़ पैराडाइज गई हुई थी। वो अपने बेडरूम में तन्हा बैठा सामने रखे हुए फ्रेंच ग्लास गाहे बगाहे विस्की की चुस्कियाँ भर रहा था। अब उदास फिरते हुए सर्दियों के शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में अब तो उसकी आंखों के मैं करे मैसर है। फिर सुकून ढूंढेंगे सागिरों में, जामों में। वो भी सुकून की तलाश में आज ये जहर अपने अंदर उतार रहा था। ये क्या हो रहा है? जैन ने अचानक आकर उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला तो वो अपनी सुर्ख होती हुई आंखों में हैरत भरा कर उसे देखने लगा था। तुम कब आए? अभी आया हूँ और तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरी है मत पूछो। इस मनहूस शय की कसर बाकी रह गई थी। अब तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है, फिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है आखिर? जैन उसका ऐसा दोस्त था
जिसके खुलूस पे कोई शुबा नहीं किया जा सकता था। वो अक्सर उससे अपने हर प्रॉब्लम्स शेयर कर लेता था, जिसमें उसे अक्सर वो चुटकी बजाए हल कर देता था। काश आज भी वो चुटकी बजाकर मेरा मसला हल कर दे। उसने अपनी बोझल आंखों उठाकर एक नज़र जैन को देखा और फिर सारी बात उससे कह सुनाई थी, जिसे सुनकर चंद लम्हे तो जैन साकत खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे पर ताज्जुब फैल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इंतकामी जज्बे की लपेट में यूँ आ जाओगे कि तुम्हें मोहब्बत, इंसानियत, मुरव्वत कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम ये क्यों भूल गए कि ज़हरा तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत है? तुम इसके बगैर कैसे जी सकोगे? तुम अभी बता रहे थे कि तुमने ख्वाब में अपनी मामा को देखा है, जो तुम्हारे कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर रोते हुए इल्तिजा कर रही थीं। तुम महज उन्हें देख रहे थे, उनके अल्फाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे थे। मैं तुमको बताऊं, वो अपने लिए नहीं बल्कि ज़हरा रहम की भीख मांग रही थीं। वो नहीं चाहती हैं कि जो कुछ तुम्हारे बाबा ने उनके साथ किया वही तुम ज़हरा के साथ करो। तुम्हारे साथ ज़्यादती अलमास बेगम ने की थी, ज़हरा ने नहीं। इसमें ज़हरा का क्या कसूर है? तुम उसे यूं बेकसूर छोड़ दोगे तो तुम और तुम्हारे बाबा में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्या तुम भी उनकी तरह बेहिस पत्थर बन जाओगे? उसने ज़ख्मी निगाहों से जैन को देखा था। लेकिन जैन, मैंने जितनी अजियत में सारी उम्र गुजारी है, मैं वही अजियत अलमास बेगम के चेहरे पर देखना चाहता हूँ। उन्हें अपनी बेटी की बर्बादी का कुछ न कुछ दर्द तो होगा। वो दुख भरे लहजे में बोलता हुआ जैन को बहुत बिखरा हुआ सा लगा था। होमी, तुमने जितनी अजियत में ज़िंदगी गुजारी है, क्या तुम चाहते हो वही अजियत तुम्हारा होने वाला बच्चा बर्दाश्त करे? जो महरूमी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है, वही तुम अपने बच्चे का मुकद्दर बना देना चाहते हो? ऐसा करके तुम एक और हुमायूं अफरीदी को जन्म दोगे। बस करो जैन, खुदा के लिए बस करो। उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। उसके दिल और दिमाग में जो जंग जारी थी, उसके दिल का पलड़ा झुक गया था। उसने सोच लिया था कि वो एक और खानमा बर्बाद हुमायूं अफरीदी पैदा नहीं करेगा और अपने इंतकामी जज्बे को हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। कुछ देर कबल लौटने वाली ज़हरा दीवार से लगी उनकी बातें सुन रही थी। उसे अपने कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू का समंदर उतर आया था। आज हकीकत तमाम तर सफाकियों समेत उस पर खुली थी। उसकी आंखें खुल गई थीं। उसके मामा, जो उसके लिए मोहब्बत की अलामात थीं, उनका बुलंदियों पे सजा हुआ शख्सियत का बुत एक ही ठोकर में ज़मीन बोस हो गया था। आज उसे मालूम हुआ था कि उसके बाबा ने उसकी मामा को क्यों छोड़ दिया था। उन्हें तो सिवाय दौलत के किसी से प्यार ही नहीं था। वो उससे भी प्यार नहीं करती थी। महज लाखों की दौलत कैश करवाने के लिए उन्होंने उससे शादी हुमायूं से की थी। उसे बड़ी महारत से मेरे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो हमेशा उसे यही पट्टी पढ़ाती रहती थी, हुमायूं को यूँ अपनी मुट्ठी में लो कि वो तुम्हारे बगैर सांस भी न ले सके। आज उनकी नसीहतों का मुकद्दर खुलकर उस पर वाज़ा हो गया था। चंद लम्हों बाद वो दिल में ढेरों तूफान लिए अलमास बेगम के बेडरूम के दरवाज़ा खटखटा रही थी। दरवाज़ा खुला और अलमास और कमाल आफरीदी हैरत ज़दा चेहरा नज़र आया था। क्या बात है जोया, आर यू ऑल राइट? अलमास आफरीदी परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी थी। सब ऑल राइट ही तो नहीं है मामा। उसने सख्ती से अपने कंधे से उनका हाथ हटाया था। क्या मतलब? वो चौंकी। हुमायूं आफरीदी मुझे तलाक दे रहा है। क्या? अलमास और कमाल एक साथ हैरत से चिल्ला उठे थे। क्यों? आप यूँ हैरत ज़दा क्यों हो रही हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता बाबा? जब आप अपनी बेगुनाह बीवी को तलाक दे सकते हैं तो हुमायूं क्यों नहीं? वो भी तो आपका ही बेटा है। उसने मुझे बताया कि वो किसी और लड़के से मोहब्बत करने लगा है और उस लड़के ने शर्त रखी है कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे वरना वो उससे हरगिज़ शादी नहीं करेगी। उसने कुछ देर रुक कर अलमास आफरीदी के तासुरात का जायज़ा लिया। वहाँ इब्तरी के आसार देखकर उसके दिल को सुकून सा मिल गया था। किस कदर खुदगर्ज़ लड़की है वो, एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ रही है। अलमास बेगम के लहजे में इस नादीदा लड़की के लिए बेपनाह नफरत सिमट आई थी। मामा, वो भी आप ही की तरह एक औरत है। आप क्यों भूल गई कि आज से 15 साल पहले आपने भी ऐसे ही खुदगर्जी का मुजाहरा किया था और हुमायूं अफरीदी के बेगुनाह माँ को तलाक दिलवा कर ही दम लिया था। कितने खुदगर्ज हैं आप, जिन्हें अपने सिवा किसी दूसरे का दुख नज़र ही नहीं आता। आपकी वजह से राहत आंटी चुपचाप कब्र में उतर गई। मामा, आपने जो सितम उनके साथ ढाया था ना, वही आज आपकी बेटी अपना निशाना बना रहा है। मैं भी राहत आंटी की तरह ही बर्बाद हो चुकी हूँ। मामा, वो मुझे तलाक दे देगा, वो मुझे छोड़ देगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकूँगी। मैं भी आंटी की तरह चुपचाप कब्र में उतर जाऊँगी और मेरी मौत की ज़िम्मेदार वो लड़की नहीं, आप होंगी मामा, आप। वो रोते हुए कहती जा रही थी। उसके ऐसे दिलगो हालात पे कमाल और अलमास परेशान होकर उसके तरफ बढ़े। वो बेजान होकर ज़मीन पे गिर चली थी। उसने आंखें खोली तो खुद पे हुमायूं अफरीदी का मेहरबान चेहरा झुका हुआ पाया था। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई थी। होमी, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। वो तड़प कर उसके सीने से जा लगी। यहाँ भी तुम्हारे बगैर कौन काफिर जी रहा है? अगर हमारी बातें सुनना ही थी तो मेरा आखिरी फ़ैसला भी सुनती जाती। मैंने फ़ैसला तुम्हारे हक़ में ही दिया था। इंतकाम हार गया और मोहब्बत जीत गई। थैंक गॉड।
खुद से अलग करके वो उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरे से चुन रहा था। होमी, मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हूँ। आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत और आपकी नफ़रत मेरी नफ़रत। जितनी नफ़रत आपको मेरी मम्मा से है ना, उतनी ही नफ़रत मुझे उनसे महसूस हो रही है। होमी, काश मैं आपके दर्द को कम कर सकूँ, काश। वो बच्चों की तरह सिसकियाँ भरती हुई उसे अपने दिल के इतने करीब महसूस हुई कि उसके ज़िंदगी भर की तशनगी जैसे मिट कर रह गई थी। उसने बेइख्तियार उसे अपने साथ लगा लिया। मैं तुम्हारी आंखों में अब एक आंसू भी नहीं देख सकता, इसीलिए अपनी कीमती मोती यूँ मत लुटाओ। मैं इन्हें जिस तरीके से साफ़ करना चाहता हूँ वो इतने लोगों की मौजूदगी में कुछ ऑकवर्ड लगेगा। उसने हड़बड़ाकर हुमायूं के कप में देखा तो अलमास, कमाल आफरीदी और जैन मुस्कुराते चेहरों के साथ खड़े थे। वो एकदम हुमायूं से दूर हट गई। थैंक गॉड, तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। जैन ने ताज़ा गुलाबों का बुके उसके सामने रखा। उसने फ़ौरन ही उठा लिया। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलमास आफरीदी की आंखों में आंसू की चमक थी। हुमायूं, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज मेरी बेटी ने मुझे आईना दिखाया है। मुझे आज अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ है। वो शर्मसार लहजे में कह रही थी। आप मेरे बाबा की वाइफ हैं, इस नाते मैं जो एहतराम आपको कभी नहीं दे सका वो अब ज़रूर दूंगा। मगर मुझे अफसोस है कि मैं आपको दिल से कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। आपकी माफ़ी मांग लेने से मेरी मामा लौटकर नहीं आएंगी। हुमायूं आफरीदी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने दिल का हाल बयान कर दिया था। कमाल आफरीदी और अलमास आफरीदी के चेहरे बुझ से गए थे। मैं होमी के साथ हूँ। मैं आपको कभी अपनी सास और माँ का दर्जा नहीं दे पाऊंगी। मेरे लिए भी आप महज मेरे ससुर की वाइफ हैं। और रही मेरी माँ, तो वो उसी दिन मर गई थी जब उसने एक मामूली सी बात का इशू बनाकर मेरे बाबा को छोड़ दिया था। आपको तो अपनी 5 साला बेटी का भी ख्याल नहीं आया था जिसे इस वक्त आपकी मोहब्बत की शिद्दत ज़रूरत थी। मामा, आई एम सॉरी, आप इतनी मादा परस्त हैं कि हम जैसे मोहब्बत के पुजारियों के पास बैठकर आपको कोई खुशी नहीं मिल सकेगी। उसने साफ गोई से कहा तो वो आंखों में अश्क लिए कमाल आफरीदी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। जहरा, तुमने आज वाकई मेरा मान रख लिया है। तुम वाकई मेरी शहरी के हयात हो। आज तुमने जिस तरह मेरा दर्द पाटा है, इस पे मुझे तुम पर टूटकर प्यार आ रहा है। मेरा जी चाहता है कि मैं आज तमाम इंतहाइयों से गुजर जाऊं। उसे कंधों से थामकर वो मोहब्बत से गूंदे लहजे में बोला। 1 मिनट। जैन ने फ़ौरन हाथ उठाकर उसे मजीद पेशकदमी से रोका था। आप इंतहाइयों से गुजर ज़रूर जाइएगा, मगर पहले मुझे इस कमरे से गुजर जाने दीजिए। ये मेरे हक़ में ऐन बेहतर होगा। जैन ने हाथ जोड़कर कुछ ऐसे लहजे में इल्तिजा की वो दोनों अपनी बेसाख्ता हंसी पे काबू ना पा सके और बुके में से गुलाब निकालकर जैन की तरफ उछाल दिया। जवाबन जैन ने उन्हीं गुलाबों को उठाकर उन दोनों के ऊपर पत्ती पत्ती करके बरसा दिए। इसे कहते हैं दो सच्ची मोहब्बत करने वालों पे फूलों की बरसात। और इस बैकग्राउंड में हो जाए एक अदद खूबसूरत सा गीत। जैन बाकायदा कंपोजिंग पे उतर आया। जी हाँ, गीत तो हम फिल्माएंगे, बहुत खूबसूरत और रोमांटिक सा। मगर मसला फिर वही है, हम इस गीत को आपकी मौजूदगी में हरगिज़ नहीं फिल्मा सकते। इसीलिए अगर आप तशरीफ़ ले जाएं तो ऐन नवाजिश होगी। हुमायूं ने हंसते हुए उसके अंदाज में ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो जैन रोनी सूरत बनाए कमरे से निकल गया था और एक आसूदी सी मुस्कुराहट उन दोनों के चेहरे पर रोशन हो गई थी। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को ये नावल अच्छा लगा होगा। हुमायूं और जहरा की केमिस्ट्री कैसी लगी और हुमायूं और जैन की फ्रेंडशिप कैसी लगी। वैसे फ्रेंडशिप तो बेस्ट ही थी, मगर स्टार्टिंग में मुझे ये लड़का अच्छा लगा था कि यार अच्छा है। फिर बीच में जब वो वाली बात आई ना, रिवेंज लेना है, मुझे गुस्सा आया कि वाकई में ये तो साइको पीस है। बट एंड बढ़िया था। जो भी कहो, राइटर ने बहुत ही अच्छा लिखा है। छोटी सी नॉवेल है, शॉर्टेस्ट नॉवेल टाइप है। आपको कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो, लाइक आप कोई नॉवेल रीड करवाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा राइटर के नेम के साथ, बस नॉवेल बोलनी हो। चलिए मिलते हैं किसी और शॉर्ट नॉवेल या लॉन्ग नॉवेल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।